क्रिस एक ऐसा बंदा है जो हर काम में हाथ आजमाता है लेकिन किसी भी चीज का मास्टर नहीं है। वह एक मामूली लड़का है जिसके पास एक टैलेंट है जो उसे कुछ भी जल्दी से सिखा देता है। अपना नाम बनाने के लिए वह हीरोज पार्टी में शामिल हो गया। अपने टैलेंट के साथ उसने पार्टी में बड़ा रोल अदा किया, हर तरह के काम संभालते हुए, जिससे उसका निकनेम पड़ गया द ग्रेट एक्स्ट्रा। लेकिन उसके पूरा खिलने और अपनी पोटेंशियल को यूज करने से पहले उसका ट्रैजिक एंड हो गया जब एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ। यह वह वक्त था जब मैजिक एम्पायर से आने वाला डीमन किंग ऑफ कार्नेज डोमिनियन ऑफ लाइट में तबाही मचाने लगा, और हीरो एवन उसे रोकने के लिए इतना पावरफुल नहीं था। जैसा सोचा गया वह फेल हो गए और डोमिनियन ऑफ लाइट आखिरकार डीमन किंग ऑफ कार्नेज के हाथों में चला गया। मरने से पहले हीरो एवन की एक आखिरी ख्वाहिश थी। वह चाहता था कि क्रिस हीरो का रोल ले ले। वह चाहता था कि वक्त पीछे जाए और यह आखिरी ख्वाहिश सच हो जाए। लेकिन क्रिस का यह जज्बा नहीं था। जिंदगी में इतनी मुश्किलों के बाद यह मौत उसके लिए रहमत जैसी थी, दुख से आज़ादी का एक रास्ता। अगर दूसरा मौका भी मिले तो क्रिस चाहता था कि वह किसी अमीर खानदान में पैदा हो। यह उसका आखिरी ख्याल था मरने से पहले। वह वक्त में पीछे चला गया। वह मैजिक एम्पायर के एक यंग मास्टर के शरीर में दोबारा पैदा हुआ, वही एम्पायर जहां से डीमन किंग ऑफ कार्नेज आया था। थोड़ी और कॉन्टेक्स्ट के लिए, डोमिनियन ऑफ लाइट वह जगह है जहां इंसान रहते हैं, जबकि मैजिक एम्पायर वह जगह है जहां डीमंस यानी फींड्स रहते हैं। वह जगह जहां वह पैदा हुआ डार्क मैजिक क्लैन थी, जो मैजिक एम्पायर को सपोर्ट करने वाली 12 क्लैंस में से एक है, जैसा कि उसका ईरी नाम बताता है। जितना वह समझ पाया वह 15 साल पीछे वक्त में चला गया, एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से 5 साल पहले। अब क्रिस एक अमीर लड़का है, लेकिन जिस शरीर में वह है उसका मालिक बिल्कुल अच्छा नहीं है। वह क्रिश्चियन वैन बेरन काजार के शरीर में है। क्रिस के पिछले जीवन की यादों के मुताबिक क्रिश्चियन के मिडिल नेम में नोबल वैन है, मतलब वह एक ब्रांच फैमिली का है। काउंट कजार का खानदान बैरन काउंटी का एक ब्रांच फैमिली है, जिसे डार्क मैजिक क्लैन भी कहते हैं। हालांकि कजार फैमिली सिर्फ एक ब्रांच है, फिर भी इसकी डार्क मैजिक क्लैन में अच्छी पोजीशन की वजह से काफी पावर और इन्फ्लुएंस है। उनकी दौलत उनके इन्फ्लुएंस को और बढ़ा देती है। कजार फैमिली के स्टेटस को और क्लियर करने के लिए मैजिक एम्पायर में एक भी फील्ड ऐसा नहीं जो उनके इन्फ्लुएंस को न जानता हो। कजार फैमिली के 2 वारिस हैं, लेकिन बड़ा बेटा क्रिश्चियन एक प्रॉब्लम मेकर है जो हमेशा मुसीबत खींच लाता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि क्रिश्चियन को आखिरकार उसके अपने रिश्तेदारों ने मार दिया। ये क्रिस के लिए बुरी खबर है, जो अभी क्रिश्चियन का शरीर ले चुका है और अब मरने वाला है। अरे क्रिस तो बस ये चाहता था कि वह किसी नॉर्मल अमीर खानदान के बेटे के रूप में पैदा हो, बिना किसी ड्रामा के। लेकिन अपनी बदकिस्मती पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए उसे गहरी सोच करनी है कि मौत से कैसे बचा जाए। अभी उसके पास 2 साल हैं जब तक क्रिश्चियन की मौत नहीं होती। ये बात इंपॉर्टेंट है कि उसे काउंट कजार के खानदान के अंदर खत्म किया गया, जो एक ऐसा परिवार है जो इज्जत को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। इसका मतलब शायद क्रिश्चियन एकदम निकम्मा था और इसलिए उसे उसके अपने परिवार ने मार दिया ताकि परिवार का नाम खराब ना हो। तो क्रिस उम्मीद करता है कि अगर वह अच्छा इंसान बन जाए और चुपचाप रहे तो शायद वह मौत से बच सकता है। अब जब मौत का मसला हल हो गया, वह अपने पैसे के साथ आराम से जिंदगी जीने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन उसका यह ख्वाब जल्दी ही टूट जाता है जब उसे याद आता है कि फ्यूचर में एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। डीमन किंग ऑफ कार्नेज ने इंसानियत को कुर्बान करने और रैग्नारॉक पूरा करने के लिए जंग शुरू की। जब तक किसी को इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और डीमन किंग के खुदगर्ज इरादे की वजह से डोमिनियन ऑफ लाइट और मैजिक एम्पायर दोनों का ट्रैजिक एंड हो गया। अगर क्रिस सच में जीना चाहता है तो उसे आने वाले अपोकलिप्स को रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। डीमन किंग ऑफ कार्नेज अपने आप में बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके पास मैजिक एम्पायर के वफादार फींड्स की एक पूरी फौज भी है। इस सब पागलपन को रोकने का एक ही तरीका है कि क्रिस डीमन किंग ऑफ कार्नेज से भी ज्यादा पावरफुल बन जाए, और ये करने का एक ही रास्ता है कि वह खुद डीमन एम्परर बन जाए और मैजिक एम्पायर को खत्म कर दे। उसके पास एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले 5 साल हैं, जो एक प्लान बनाने के लिए काफी वक्त है। अगर वह कामयाब हो गया तो इसमें कोई शक नहीं कि पूरा मैजिक एम्पायर उसका होगा। यहाँ हम क्रिश्चियन को देखते हैं, जिसे उसका बाप डांट रहा है क्योंकि वह ग्राउंडेड होने के बावजूद अपने कमरे से बाहर निकल गया। घर का बड़ा यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि क्रिस ने इतनी एम्बैरेसिंग बातें करने के बाद बिना सजा पूरी किए अपना गंदा मुंह दिखाने की हिम्मत की। काउंट कजार उसे एक आखिरी वार्निंग देता है कि अब अगर उसने ऐसा कोई लापरवाही की तो उसका सिर उसके बॉडी से अलग कर दिया जाएगा। काउंट कजार के इस धमकाने वाले अंदाज से क्रिस सच में थर थर कांप रहा है। आखिरकार वह दिल से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। क्रिस काउंट कजार के साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहता है क्योंकि वह क्रिश्चियन की बुरी इमेज को खत्म करना चाहता है। यह एक ही तरीका है जिससे वह अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़ सकता है। वह माफी मांगता रहता है, उम्मीद करता है कि काउंट का दिल पिघले, लेकिन लगता है कि 2-4 माफी के वर्ड्स काम नहीं कर रहे। काउंट को इतनी मुसीबत झेलने के बाद अपने बेटे के वर्ड्स पर कोई भरोसा नहीं है। इस दौरान क्रिस ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इस क्रिश्चियन ने ऐसा क्या किया जो काउंट का उस पर से पूरा भरोसा उठ गया। क्रिस ने क्रिश्चियन के बारे में इतनी सारी हॉरर स्टोरीज सुनी है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी वाली लेटेस्ट है।
तो वह अपने बाप को याद दिलाता है कि उसकी कुछ यादें कुछ दिन पहले चली गई हैं। इस वजह से उसे यह भी याद नहीं कि उसने क्या किया था जिससे उसके बाप का उस पर से भरोसा उठ गया। वह आगे कहता है कि याद करने की कोशिश में उसने अपने पिछले कामों पर गौर किया, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह कितना बुरा रहा है। वह अपने बाप की इज्जत को चोट पहुंचाने का पूरा जिम्मा लेता है, लेकिन इतने के बावजूद काउंट उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसने ये बहाने बार बार सुने हैं। कोई और रास्ता न देखकर क्रिस एक्सट्रीम स्टेप लेने का फैसला करता है। वह दिल से रिक्वेस्ट करता है कि उसे पनिशमेंट केव में भेजा जाए और वह वहां 1 महीना तक रहने को तैयार है, यह साबित करने के लिए कि वह सच में बदल गया है। पनिशमेंट केव एक ऐसी जगह है जो हाई स्टेटस फील्ड्स को कैद करने के लिए बनाई गई है। वहां कोई रोशनी नहीं और कैदी के 5 सेंसेस ब्लॉक कर दिए जाते हैं। बस कुछ दिन में ही कैदी का दिमाग पूरा टूट जाता है और वह पागलपन की हालत में चला जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर काउंट काजार को शक है कि एक पूरे महीने की तो बात ही छोड़ो, क्रिस शायद कुछ घंटे भी नहीं टिक पाएगा। क्रिस ने हर पॉसिबिलिटी पर सोच लिया है, लेकिन यह एक ही रास्ता है उसके बाप का भरोसा जीतने का, तो वह यह चैलेंज लेने को तैयार है। काउंट काजार झिझक रहा है क्योंकि क्रिश्चियन के बड़े बड़े वादे पहले भी देखे हैं। हर बार ये वादे डिसअपॉइंटमेंट में ही खत्म हुए, लेकिन इस बार वह उसके साथ खेलने को तैयार है और उसे एक आखिरी मौका देता है। हालांकि वह एक बात बिल्कुल साफ कर देता है, अगर क्रिस एक पूरे महीने के बाद यह साबित नहीं कर पाया कि वह बदल गया है तो उसे क्लैन से निकाल दिया जाएगा। क्रिस पहले से जानता है कि क्लैन से निकाला जाना मौत का हुक्म है। क्रिश्चियन ने अपनी जिंदगी में ढेर सारे दुश्मन बनाए हैं और जैसे ही वह क्लैन का प्रोटेक्शन खो देगा वह सब उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। फिर भी क्रिस यह चैलेंज एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर वह कामयाब हो जाता है तो वह चाहता है कि उसका बाप उसे एक फेवर दे। काउंट काजार क्रिस के कॉन्फिडेंस पर हंस देता है, लेकिन फिर भी मान जाता है। बस ये शर्त है कि वह सच में खुद को बदल दे। हालांकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं कि यह मुमकिन है। बाद में जब क्रिस अपने शानदार कमरे में बैठा है, एक फील्ड आता है और उसे बताता है कि पनिशमेंट केव तैयार है। इस बंदे का नाम कॉक्स है, जो एक हाफ वैम्पायर है और हाउस ऑफ काउंट काजार का केयरटेकर है। क्रिस उसके शब्दों को एक्सेप्ट करता है। थोड़ी देर बाद वह वहां के लिए निकल पड़ता है, कंधे पर एक लगेज बैग लिए। जब वह कॉरिडोर से गुजरता है, हर नौकर और घर का मेंबर आपस में चुपके चुपके बातें करने लगता है। सबको यकीन है कि यह निकम्मा फिर से कोई साजिश रच रहा है। उन्हें याद आता है कि उसने हाल ही में एक मुसीबत खड़ी की थी, पॉइजन मैजिक क्लैन की यंग लेडी का अपमान करके। ये हंगामा इतना बड़ा था कि काउंट काजार को खुद पॉइजन मैजिक क्लैन से माफी मांगनी पड़ी। अब समझ आता है कि काउंट पहले इतना गुस्सा और क्रिश्चियन को निकाल क्यों कर रहा था। ये इंसल्ट इतनी बड़ी होगी कि शायद वह शर्मिंदगी से मरना चाहता होगा। बैकग्राउंड में कुछ लोग शर्त भी लगा रहे हैं कि क्रिश्चियन पनिशमेंट केव में 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा, लेकिन हमारा बंदा बस कॉन्फिडेंस में एक स्माइल देता है क्योंकि उसे पता है कि वह सबके एक्सपेक्टेशंस को गलत साबित करने वाला है। इस दौरान उसका छोटा भाई उस पर नजर रखते हुए साइड से सब देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वह आखिरकार पनिशमेंट केव तक पहुंच जाता है। एंट्रेंस पर 2 डेथ नाइट्स गार्ड के रूप में खड़े हैं, ये दिखाने के लिए कि यह जगह कितनी खतरनाक है और कोई यहाँ करीब ना आए। वह शायद डरावने लगते हैं, लेकिन कोई भी क्रिस को अंदर जाने से नहीं रोक रहा। हालांकि जब वह अंदर जाने वाला होता है, उसका छोटा भाई पीछे से आवाज लगाता है। जैसा हमें पता है, यह क्रिश्चियन का बायोलॉजिकल छोटा भाई है और एक मॉडल स्टूडेंट है। नाम है थर्न वैन बोरन काजर। अचानक से यह छोटा लड़का अपने बड़े भाई पर एक तेज चाल चलता है। अपनी तलवार की तीखी नोक को क्रिस की आंखों के सामने रोक देता है। बाहर से क्रिस कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन अंदर से उसकी रूह यह अटैक देखकर हार्ट अटैक से मर चुकी है। फिर भी क्रिस अपना सेल्फ कंट्रोल बनाए रखता है और अपने छोटे भाई से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। पता चलता है कि थर्न बस यहाँ अपने बड़े भाई को यह याद दिलाने आया है कि वह कितना बेकार है। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने परिवार का नाम और खराब किया तो बेटर है कि वह मर जाए। अपने छोटे भाई को देखकर क्रिस को यकीन हो जाता है कि थर्न ही पिछले जीवन में क्रिश्चियन की मौत का जिम्मेदार था। क्रिस एक्चुअली पहले भी थर्न से एज ऑफ डिस्ट्रक्शन के दौरान मिल चुका है। वह कर्स मैजिक के लिए एक मशहूर फील्ड था। खैर, क्रिस अपने छोटे भाई को गुस्से से देखता है। वह तीखी नजरें थर्न को डरा देती हैं, जबकि क्रिस अपना टफ गाय एक्ट जारी रखता है और केव में एंटर हो जाता है, दरवाजा बंद करता हुआ। ये एटीट्यूड का शो थर्न को पूरा गुस्सा दिला देता है, क्योंकि वह अपने बड़े भाई का यह रूप देखने का आदी नहीं है। हम देखते हैं कि क्रिस अंधेरी केव के अंदर कुछ भी देख या सुन नहीं सकता, बस वह अपनी उंगलियों से आसपास की चीजों को फील कर सकता है। सोचने पर यह एहसास जानबूझकर छोड़ा गया लगता है ताकि कैदी अपने साथ लाए चीजों को महसूस कर सके, वरना अगर वह अपने सप्लाईज तक नहीं पहुंच पाए तो भूखा मर सकता है। फिर भी एक मामूली इंसान ऐसी जगह में जल्दी ही मेंटली टूट जाएगा, लेकिन यह क्रिस पर असर नहीं करता। आखिर उसने ट्रेजर हंटर के रूप में इससे भी बुरा वक्त देखा है। सच्चाई यह है कि क्रिस खुद चाहता था कि उसके सारे सेंसेस खत्म हो जाएं ताकि वह अपने अंदर फोकस कर सके और खुद को देख सके।
ये एक ही तरीका है जिससे वह इस टूटे फूटे शरीर को ठीक कर सकता है। हाँ, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन जब उसे डिवाइन हैंड कहते थे तब उसने एक मेडिकल स्किल सीखी थी और उसने जो बोन कंप्रेशन आर्ट मॉडिफाई किया था, क्रिस को अब यकीन है कि वह ये फिर से कर सकता है। और अब जब वह एक अमीर बंदा है, उसके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले मैजिक स्टोन्स की एक्सेस है, तो इस जगह उसका शरीर ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं। उसने सच में सोचा था कि मैजिक स्टोन्स इतने महंगे होते हैं कि उन्हें हाथ नहीं लगा पाएगा, लेकिन लगता है यह अमीरी का एक फायदा है। पिछले जीवन में हीरो एवन और उसे इन्हें पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसका पहला कदम होगा एक वाइट मैजिक स्टोन का इस्तेमाल, जो उसके शरीर के सारे टॉक्सिन्स को साफ करेगा। ये एक बोरिंग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन यह एक ज़रूरी स्टेज है। उसे वाइट मैजिक स्टोन के साथ अपने शरीर में जमा टॉक्सिन्स को ध्यान से साफ करना होगा। ज़रा सी भी गलती बड़ी दर्दनाक हो सकती है, लेकिन क्रिस के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वह बिना ज़्यादा मेहनत के ये आराम से संभाल सकता है। इस दौरान वापस काउंट कजार के पास वह अपने केयरटेकर से क्रिश्चियन के बारे में पूछता है। केयरटेकर बताता है कि क्रिश्चियन बात मानकर पनिशमेंट केव में चला गया। उसे यकीन है कि क्रिश्चियन इतना टूट जाएगा कि उसमें हेल्प के लिए चिल्लाने की भी ताकत नहीं बचेगी। ये बातें काउंट कजार को और चिंता में डाल देती हैं। वह खुद से सवाल करने लगता है कि क्या उसे अंदर जाने देना सही फैसला था। काउंट सोचता है कि कैसे क्रिश्चियन जब छोटा था तो उसका फ्यूचर कितना ब्राइट था, तो उसे समझ नहीं आता कि वह इतनी जल्दी कैसे टूट गया। एक पल के लिए वह यह भी सोचता है कि क्या क्रिश्चियन के एक्सेप्शनल टैलेंट्स उसके दिमाग पर चढ़ गए थे। वजह जो भी हो, काउंट यह चाहता है कि क्रिश्चियन बुरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि वह मर जाए। जितना वह क्रिश्चियन के बातों पर भरोसा करना चाहता है, उतना वह खुद को ये करने के लिए मना नहीं सकता, क्योंकि ये पहली बार नहीं जब उसका बेटा उसे बड़ी बड़ी बातों से ठग चुका है। काउंट फिर अपने केयरटेकर से पूछता है कि क्या उसने क्रिश्चियन को केव में जाते वक्त कुछ ले जाते हुए देखा। बटलर पहले कुछ बताने से झिझकता है, लेकिन काउंट कजार के दबाव में उसे मुंह खोलना पड़ता है। वह बताता है कि क्रिश्चियन अपने साथ मैजिक स्टोन्स ले गया था केव में। इनमें ड्रीम स्टोन्स भी थे जो किसी को भी हेलुसिनेट करा सकते हैं। केयरटेकर को डर है क्योंकि उन्हें नहीं पता क्रिश्चियन क्या प्लान कर रहा है, तो उन्हें केव अभी खोल देना चाहिए। लेकिन काउंट कजार सख्त लहजे में एकदम ना कहता है। अगर क्रिश्चियन कोई गंदा खेल खेल रहा है तो यह और वजह है कि उसे वहां बुरे तरीके से मरने दिया जाए। 1 महीना गुजर जाता है और काउंट कजार खुद केव के एंट्रेंस के बाहर खड़ा होता है। क्रिस के दिखाई देने से पहले ही काउंट ने खुद को यकीन दिला लिया है कि उसका बेटा अब तक टूट चुका होगा, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल उलटा हो जाते हैं जब वह क्रिश्चियन को केव से बाहर आते देखता है, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ। जितना यह शॉकिंग है, कोई इनकार नहीं कर सकता कि क्रिश्चियन अपना वादा पूरा करके एक बिल्कुल अलग इंसान बनकर वापस आया है। काउंट ये नोटिस किए बिना नहीं रह सकता कि उसके बेटे की आंखों में एक चमक है जो उसने तब से नहीं देखी थी जब क्रिश्चियन छोटा बच्चा था। यह बदलाव शायद काबिले तारीफ है, लेकिन काउंट कजार अभी इतनी जल्दी नरम नहीं होने वाला। वह अब भी यकीन रखता है कि यह छोटी सी कामयाबी उसे कन्विंस करने के लिए काफी नहीं कि उसका बेटा सच में बदल गया है, क्योंकि क्रिश्चियन पीछे नहीं हटता। वह साफ कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह और भी मेहनत करेगा। क्रिश्चियन को यकीन है कि उसका बाप सोचता है कि वह पनिशमेंट केव में मुश्किल से टिक पाया, लेकिन यह सच से बहुत दूर है। असल में क्रिश्चियन इतना ट्रेनिंग में बिजी था कि उसे बोर होने का वक्त ही नहीं मिला। सबसे पहले उसने अपनी बॉडी को स्वॉर्ड प्ले मास्टर करने के लिए तैयार किया। व्हाइट मैजिक स्टोन की वजह से उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन असली गेम चेंजर था ड्रीम स्टोन। केयरटेकर ने उसे नारकोटिक मैना स्टोन केव में ले जाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन क्रिश्चियन खुश था कि उसने जिद करके उन्हें ले लिया। ड्रीम स्टोन के हेलुसिनेशंस ने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम काफी कम कर दिया। उस पर से उसने अपने अंदर 2 कोर्स बना लिए। क्रिश्चियन अपने आप पर गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सकता था जो उसने इस खतरनाक केव में अचीव किया। उसे यकीन था कि वह एक जीनियस है। आखिर 2 कोर्स होना कोई रोज की बात नहीं। इस वजह से उसने अपना लाइट कोर अपने डार्कनेस कोर के अंदर छुपा लिया। अगर किसी को इसका पता चला तो उनका रिएक्शन बिल्कुल बॉम्ब जैसा होगा, लेकिन उसकी किस्मत यही नहीं रुकी। उसे महसूस हुआ कि केव में कोई चाहता था कि वह हेलुसिनेशंस के नीचे टूट जाए, लेकिन क्रिश्चियन ने इसे एक मोटिवेशन के रूप में इस्तेमाल किया और अपने आप को और आगे बढ़ाया। अभी के वक्त में क्रिश्चियन अपने बाप से वादा किया हुआ फेवर कैश करना चाहता है। वह ब्लैक स्वैम्प नाइट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड्स इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है। काउंट कजार ऐसी बेवकूफ़ी भरी रिक्वेस्ट सुनकर तुरंत गुस्से में आ जाता है। जहां तक काउंट का सवाल है, क्रिश्चियन जैसा निकम्मा वहां का कोई काम नहीं, और वहां सिर्फ सबसे इलीट नाइट्स को ही अपनी स्किल्स दिखाने की इजाज़त है। लेकिन क्रिश्चियन अपनी बात पर अड़ा है। वह उनके ऑर्डर में शामिल होने की बात नहीं कर रहा, बस ट्रेनिंग ग्राउंड्स बोरो करना चाहता है। उसका मानना है कि ब्लैक स्वैम्प नाइट्स की बहादुरी देखना उस पर पॉजिटिव असर करेगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद काउंट कजार मान जाता है। हालांकि वह सख्त वार्निंग देता है, नाइट्स के सामने खुद को शर्मिंदा मत करना, वरना यह तेरी मौत के साथ खत्म होगा। क्रिश्चियन इस वार्निंग को एक्सेप्ट करता है और बाप के जाने से पहले वह एक और फेवर मांगता है। बाद में क्रिश्चियन ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचता है। जब वह अपना काम कर रहा होता है, बैकग्राउंड में कुछ नाइट्स आपस में चुपके चुपके बातें करने लगते हैं। उसे गुड फॉर नथिंग यंग मास्टर के रूप में पहचान कर नाइट्स यह छुपाने की कोशिश भी नहीं करते कि वह काउंट के बेटे के बारे में बुरा बोल रहे हैं, जो मैजिक एम्पायर की हालत को दिखाता है।
यहाँ ताकत स्टेटस से ज़्यादा मैटर करती है। क्रिश्चियन के ब्लैक स्वैम्प नाइट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड्स आने की एक और वजह भी है। वह अपेरेंटली लाइब्रेरी में एंटर करने की एक्सेस चाहता है। उसके बाप ने उसे कहा था कि वह लाइब्रेरी में तभी जा सकता है जब उसे डेप्यूटी कमांडर मेलन का रिकमेंडेशन लेटर मिले। देखो, लाइब्रेरी में कजार हाउस के सारे डार्क मैजिक बुक्स हैं और डार्क मैजिक सीखने के लिए क्रिस को वहाँ एक्सेस चाहिए। हालांकि क्रिस इस शर्त से ऐतराज नहीं करता। उसे समझ नहीं आता कि यह शर्त क्यों जरूरी है जबकि वह क्लैन का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। उसका बाप उसे याद दिलाता है कि क्रिश्चियन ने एक बार एडवांस्ड बुक्स को ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश की थी। अब तो क्रिस भी सोचने लगा है कि क्रिश्चियन ने पहले कैसी जिंदगी जी थी। गुड फॉर नथिंग का टाइटल बिल्कुल फिट बैठता है। अब क्रिस की टॉप प्रायोरिटी है डेप्यूटी कमांडर का रिकमेंडेशन हासिल करना। वहाँ खड़े नाइट्स में से क्रिस का छोटा भाई भी मौजूद है। वह एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और अपने बड़े भाई पर टॉन्ट का बड़ा सा अटैक कर देता है। क्रिश्चियन को यह एक ड्रैग लगता है कि उसे फिर से इस छोटे से शैतान से डील करना पड़ रहा है, लेकिन जब वह इस पर सोचता है उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। यह असल में उसके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। थर्न अपने बड़े भाई के पास जाता है, उसे पलटने और कभी वापस न आने का हुक्म देता है। वह कहता है कि क्रिश्चियन को पनिशमेंट केव में मुश्किल से बची जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्रिस पहले की तरह ही अपनी बात पर अड़ा रहता है और एक बार फिर उस छोटे शैतान को डरा देता है, यह बताकर कि उसे ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आने की परमिशन उनके बाप ने दी थी। इसी वक्त एक और बड़ा नाम सीन में दिखाई देता है। इस औरत की नज़र ऐसी है जैसे स्टील को काट दे और साफ है कि वह क्रिश्चियन की यहाँ मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे काउंट ने परमिशन भी दी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह डरावनी औरत डेप्यूटी कमांडर मेलन है। उसकी मौजूदगी ही हवा में 4 स्टार डार्क एनर्जी भर देती है, जो एक साफ कोशिश है क्रिस को डराकर रोने वाला बच्चा बना देने की। लेकिन जैसा हम जानते हैं, यह क्रिस को डराने के लिए काफी नहीं है। देखने वाले नोटिस करते हैं कि क्रिश्चियन उसकी डार्क एनर्जी से बिल्कुल नहीं डरता और यह बात देखकर मेलन भी थोड़ी सी घबरा जाती है जब उसे पता चलता है कि क्रिश्चियन कितना बेफिक्र है। क्रिश्चियन शांति से उसे ग्रीट करता है और बात शुरू करता है। वह अपने पिछले गलत कामों और लोगों के उस पर भरोसा न होने की बात को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वह यह साबित करेगा कि वह ट्रेनिंग ग्राउंड्स के लायक है। क्रिश्चियन सजेस्ट करता है कि वह यहाँ मौजूद किसी एक फील्ड से लड़ेगा और जीतकर अपने आप को प्रूव करेगा। ऑब्वियसली डेप्यूटी कमांडर मेलन उसकी सजेशन को मजाक समझकर रिफ्यूज कर देती है, लेकिन क्रिश्चियन यहाँ मजाक करने नहीं आया। वह रिक्वेस्ट करता है कि मेलन अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल बंद करे जब वह बात कर रहे हैं। वह नरमी से एक अनार्म्ड ड्यूअल की मांग करता है क्योंकि उसकी बेकार लाइफस्टाइल की वजह से उसकी डार्क एनर्जी की कैपेसिटी अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मेलन उसकी रिक्वेस्ट पर गौर करती है। चाहे यह ड्यूअल हो, वह नहीं चाहती कि कोई इंपॉर्टेंट शख्स को चोट लगे, तो वह एक बार फिर पूछती है कि क्या उसमें सच में अनार्म्ड ड्यूअल के लिए दम है। क्रिश्चियन अपने कॉन्फिडेंस में रहता है और कहता है कि वह अपना ओपोनेंट खुद चूज करना चाहता है और वह कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई थर्न है। ये बात थर्न को गुस्सा दिला देती है, जो अपने निकम्मे भाई के चैलेंज से बिल्कुल भड़क जाता है। मेलन भी सोचती है कि क्रिश्चियन खुद अपने हाथों को शेर के मुंह में डाल रहा है। वह उसे वार्निंग देती है कि अपना ओपोनेंट ध्यान से चुने क्योंकि थर्न ऑलरेडी 2 स्टार लेवल पर है। 2 स्टार एक ऐसा लेवल है जो बहुत कम 13 साल के बच्चे हासिल कर पाते हैं। अगर तुम में टैलेंट नहीं तो चाहे तुम 13 हो या 23, तुम इस लेवल के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। उसका तो सवाल ही नहीं। लेकिन जैसा हम पहले से जानते हैं, क्रिश्चियन कोई कमजोर नहीं है। वह कहता है कि वह किसी ताकतवर से लड़ना चाहता है क्योंकि ये एक ही तरीका है जिससे वह खुद को साबित कर सकता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अगर थर्न अपने भाई से लड़ने से डर जाता है तो ड्यूअल का पूरा सीन बदल जाता है। ऑब्वियसली थर्न इस छल के लिए तैयार हो जाता है और ड्यूअल एक्सेप्ट कर लेता है। जल्दी ही दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड्स के सेंटर में आमने सामने होते हैं। बाकी फील्ड्स थर्न की जीत और क्रिश्चियन की हार के इंतजार में बेकरारी से उनके चारों तरफ घेरा बनाते हैं। लेकिन ड्यूअल शुरू होने से पहले क्रिश्चियन जानना चाहता है कि विनर का फैसला कैसे होगा। वह सजेस्ट करता है कि वे तब तक लड़ेंगे जब तक एक सरेंडर न कर दे। मेलन, जो क्रिश्चियन से साफ तौर पर खुश नहीं, उसके बदले सजेस्ट करती है कि वे तब तक लड़ेंगे जब तक एक साइड पूरी तरह से बेहोश न हो जाए। इस तरीके से उसे लगता है थर्न को अपने भाई को सीरियसली चोट पहुंचाने का मौका मिलेगा क्योंकि सरेंडर का ऑप्शन ही नहीं होगा। लेकिन क्रिस अपने ओपोनेंट से ज्यादा चिंता में है। वह अपने छोटे भाई को सीरियसली नहीं मारना चाहता। ये ताने थर्न को और भड़का देते हैं और वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में है। अपने बड़े भाई को दिखाने के लिए बेताब है। क्रिस इस मौके का फायदा उठाता है और अपना पहला मूव करता है, अपने भाई के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार के। ये थप्पड़ शर्मनाक और अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन ड्यूअल तो शुरू हो चुका है तो ये सब फेयर है। थर्न वापस थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिश्चियन बस पीछे झुककर उसे आसानी से डॉज कर देता है। अगर क्रिस सच बोलता है तो ये एकदम अनफेयर फाइट है। सारी ऑड्स उसके खिलाफ हैं। एक फील्ड के रूप में जो अभी 1 स्टार भी नहीं है, उसका किसी डार्क एनर्जी वाले के खिलाफ कोई चांस नहीं। हालांकि अनार्म ड्यूअल में बातें थोड़ी अलग हैं। थर्न के गलत मूव्स क्रिस को वापस अटैक करने का परफेक्ट मौका देते हैं और क्रिस एक गट रेंचिंग नी स्मैश थर्न के पेट में दे मारता है। क्रिस इस बेयर हैंडेड फाइट में जीत रहा है क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में ढेर सारी लड़ाइयों का एक्सपीरियंस जमा किया है और अगर वह सिर्फ पनिशमेंट केव में हासिल की गई डोमिनियन ऑफ लाइट पावर्स को काउंट करे तो वह ऑलरेडी 3 स्टार लेवल पर है। तो बेसिकली उसका छोटा शैतान भाई के जीतने का कोई चांस ही नहीं। थर्न ने इतनी मार खाने के बाद बुरा हाल लग रहा है
और देखने वाले भी पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। इस दौरान क्रिस अपने छोटे भाई को और तंग करने के लिए ताने मारना शुरू कर देता है। लगता है उसके ये सिली रिमार्क्स काम कर रहे हैं। अंदर से वह इस छोटे शैतान को स्ट्रगल करते देखकर बहुत मजा ले रहा है। दूसरी तरफ थर्न को यकीन है कि क्रिश्चियन कोई ना कोई ट्रिक जरूर यूज कर रहा है। क्रिश्चियन उसे बताता है कि कोई ट्रिक नहीं है, बस थर्न कमजोर है। ये बात थर्न को बुरी तरह लगती है। जब क्रिस अपना टॉन्ट जारी रखता है, थर्न और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह अपनी मुट्ठी बंद करता है, उसमें से डार्क एनर्जी धमाकेदार दिखाई देती है और एक पंच मारता है। क्रिस आसानी से डायरेक्ट हिट से बच जाता है, लेकिन थर्न अपने तीखे पंचेस का सिलसिला जारी रखता है, लेकिन इससे क्रिस को एक खरोंच तक नहीं आती। आखिरकार क्रिस एक पंच को रोक देता है और अपने छोटे भाई की डार्क एनर्जी को कैंसिल करके वह उस पर एक जबरदस्त हिट लगा देता है। वह एक पंच ही काफी है थर्न को खून उगलवाने के लिए। फिर वह जमीन पर गिर जाता है। देखने वाले चुपके चुपके बातें शुरू कर देते हैं कि थर्न ने शायद अपनी गर्दन ढीली छोड़ दी, या शायद वह अपने निकम्मे भाई को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। आखिर थर्न का अपने गुड फॉर नथिंग बड़े भाई से नॉकआउट होना समझ नहीं आता, लेकिन डेप्यूटी कमांडर मेलन को बिल्कुल पता है क्या हुआ और यह उसे पूरी तरह से हैरान कर देता है। दूसरी तरफ क्रिस मेलन से कंफर्म करना चाहता है कि क्या उसने खुद को प्रूव कर दिया या अभी भी कुछ करना बाकी है। मेलन अभी भी शॉक्ड है, कंफर्म करती है कि उसने सच में खुद को प्रूव कर दिया। ये कंफर्मेशन क्रिश्चियन के कानों में म्यूजिक जैसी लगती है और अब वह अपना अगला प्लान एक्शन में लाने को तैयार है। बाद में अपने कमरे में बैठकर क्रिस सोचता है कि कैसे उसने आखिरकार डार्क मैजिक में 1 स्टार लेवल हासिल कर लिया, लेकिन वह अभी भी डार्क एनर्जी को पूरी तरह हैंडल करने में कंफर्टेबल नहीं है। लाइट पावर को एक साथ यूज करने के लिए उसे अपना लेवल और बढ़ाना होगा। अचानक उसकी असाइंड मेड मरी उसके बुलाने पर आती है। वह असल में एक हाई लेवल ईविल स्पिरिट है। क्रिस को थोड़ी सी घबराहट होती है यह देखकर कि वह एक स्पिरिट को मेड के रूप में यूज कर रहे हैं। वह इतना डर जाता है कि उसे काउंट से रिक्वेस्ट करने का ख्याल आता है कि उसे रिप्लेस किया जाए। खैर वह उसे जूस लाने का ऑर्डर देता है जिसे पीने के बाद वह ट्रेनिंग शुरू कर सके। मरी उसके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करती है, लेकिन कंफर्म करना चाहती है कि क्या वह जूस में ह्यूमन ब्लड डाले, क्योंकि ब्लड जूस का टेस्ट कुछ और ही होता है। वह ब्लड जूस के लिए जिद करती है, जबकि क्रिश्चियन उसकी इस बात से थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसे सिर्फ स्ट्रॉबेरी जूस चाहिए। थोड़ी देर बाद जब क्रिश्चियन ट्रेनिंग के लिए जाने वाला होता है, केयर टेकर पीछे से उसे आवाज देता है, सजेस्ट करता है कि वह जाने का दोबारा सोच ले। केयर टेकर अपनी चिंता दिखाता है कि क्रिश्चियन आजकल खुद को बहुत पुश कर रहा है। वह साफ तौर पर प्राउड और खुश है यह देखकर कि यंग मास्टर कितना मेहनती और सिंसियर हो गया है। चाहे सबने उसे गुड फॉर नथिंग ही क्यों ना कहा हो, उसने हमेशा क्रिश्चियन पर भरोसा रखा। लेकिन क्रिश्चियन इस केयरटेकर की मक्कारी को साफ देख सकता है। वह केयरटेकर को एक खतरनाक नजर से देखता है। एक छोटे से नौकर से कोई कंफर्मेशन नहीं चाहता। बेचारा केयरटेकर जल्दी से माफी मांगता है क्योंकि उसका इरादा हद पार करने का नहीं था। इन वर्ड्स के साथ बेचारा बंदा चला जाता है, लेकिन जाने से पहले क्रिश्चियन को अच्छे ट्रेनिंग सेशन की बेस्ट विशेस देता है। लेकिन क्रिस को इस बंदे में कुछ सस्पिशियस लगता है, पर वह एग्जैक्ट बात समझ नहीं पाता कि क्या गलत है। बाद में जब क्रिस ग्राउंड से गुजर रहा होता है, वह नोटिस करता है कि उसके आसपास के लोगों का बिहेवियर और उनकी आंखों का नजरिया उसके लिए थोड़ा नरम और फ्रेंडली हो गया है। वह इसे एक बड़ा मौका समझता है उन्हें धीरे धीरे अपनी तरफ करने का। आखिर जब लोहा गर्म हो तो ठोकना बनता है ना। अपना बैग नीचे रखने के बाद वह अपनी सोट घुमाना शुरू करता है। एक फील्ड यह देखता है और तुरंत डेप्यूटी कमांडर मेलन के पास रिपोर्ट करने जाता है। वह बताता है कि यंग मास्टर क्रिश्चियन आज फिर ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर आया है। यह सुनते ही डेप्यूटी कमांडर मेलन की क्यूरियोसिटी क्रिश्चियन के एक्शन से बढ़ जाती है। वह इग्नोर नहीं कर सकती कि थर्न के साथ उसके ड्यूअल में उसके मूवमेंट्स कितने परफेक्ट थे। वह जानना चाहती है कि क्रिश्चियन असल में क्या प्लान कर रहा है। जो बात उसे एक्साइट करती है वह यह है कि क्रिश्चियन ने परफेक्ट मोमेंट पर अपने भाई की डार्क एनर्जी को खत्म किया था। ये बात बताती है कि उसने बैटल को शुरू से ही कंट्रोल किया था। अगर ये बात है तो शायद उसमें लॉर्ड एश्चिथ देबरन, जो मेन फैमिली का डायरेक्ट वारिस था, उससे भी आगे निकलने का टैलेंट है। लेकिन फिर भी क्रिश्चियन तो बस एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी बेकार लाइफस्टाइल की वजह से अपनी डार्क एनर्जी खो दी है। उसके और लॉर्ड एश्चिथ देबरन के बीच का पावर गैप कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मेलन बाहर निकलती है, ऐसा दिखाते हुए जैसे उसे क्रिश्चियन की प्रेजेंस का पता ही नहीं। जब वह एक्चुअली बाहर आती है, वह देखती है कि क्रिश्चियन ने अपने ओपोनेंट कैनन को हरा दिया है। देखने वाले हैरान है कि उसने अपने ही एक 1 स्टार फील्ड को हरा दिया। ये सोचना भी मुश्किल है कि यह बंदा 1 स्टार लेवल तक पहुंच गया। मेलन भी हैरानी से देखती रहती है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन को डिसअपॉइंटमेंट होती है कि ये ब्लैक स्वैम्प नाइट्स कितने कमजोर हैं। कोई भी उसके लिए रियल चैलेंज नहीं देता। वह सोचता है कि क्या यहाँ कोई भी सच में फाइटर बनने के लायक है। नेचुरली जो फींड्स क्रिश्चियन के ताने सुनते हैं वह साफ तौर पर गुस्सा हो जाते हैं, ये देखकर कि वह उनके रैंक्स का मजाक उड़ा रहा है। एक बड़ा फींड टोरिन आगे बढ़ता है क्रिश्चियन को चैलेंज करने। ये देखकर क्रिस बस उस बड़े बंदे को इशारा करता है कि आगे आए। वह दिल से खुश है कि ये लोग सीधे उसके जाल में फंस रहे हैं। टोरिन फाइट के लिए उतावला अपनी तलवार घुमाता है और दोनों एक मजेदार लड़ाई में उलझ जाते हैं। जब वह ब्लोज एक्सचेंज करते हैं, क्रिस सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इतनी आसानी से अपनी नाइट्स की सीक्रेट टेक्निक्स सिखा देंगे। वह अपने ओपोनेंट के हर मूवमेंट पर नोट्स ले रहा है।
अपने दिमाग में टेक्निक्स को मैप करता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता जब उसे पता चलता है कि टोरिन जो सोर्ड्समैनशिप यूज़ कर रहा है वह मड सोर्ड्समैनशिप के नाम से जानी जाती है। एक बहुत फेमस स्टाइल है। ये टेक्निक नोट करने के बाद वह खुद इसे ट्राई करने का फैसला करता है। जैसे ही वो करता है वह टोरिन के चेहरे पर एक प्रिसाइज स्ट्राइक लगा देता है। बस इतने से एक बार का माइटी टोरिन जमीन पर गिर जाता है। हमेशा की तरह ये फाइट देखने वाले फील्ड्स डेप्यूटी कमांडर मेलन समेत पूरी तरह हैरान है। अब उसे पूरा यकीन हो गया है कि क्रिश्चियन की थर्न के खिलाफ पहली जीत कोई इत्तेफाकर नहीं थी। एक बार फिर क्रिस डिसअपॉइंट होता है क्योंकि वह इन नाइट्स को बहुत हाई रिगार्ड में रखता था, लेकिन अब ये बस पंचिंग बैग से ज्यादा कुछ नहीं। वह डायरेक्टली डेप्यूटी कमांडर मेलन से कहता है कि उन्होंने इतने कमजोर वॉरियर्स को ट्रेन किया। साइडलाइंस पर खड़े फील्ड्स जानते हैं कि क्रिश्चियन को डेप्यूटी कमांडर मेलन से पंगा नहीं चाहिए, और मेलन भी यही सोचती है। उसे यकीन है कि क्रिश्चियन की अनएक्सपेक्टेड जीत उसके दिमाग पर चढ़ गई है, लेकिन हमारा बंदा अपनी ताकत साबित करने को तैयार है और इसके लिए वह डायरेक्टली उसे चैलेंज करता है। ऑब्वियसली ये औरत इस छल में फंस जाती है। गुस्से में वह अपनी तलवार इतनी जोर से घुमाती है कि उसका प्रेशर जमीन को नीचे से उड़ा देता है। अब तक वह पूरी तरह से भड़क चुकी है। उसका गुस्सा क्रिश्चियन के बार बार के इंसल्ट के बाद और बढ़ रहा है। ये पावर का शो ये बताने के लिए है कि अगर उसने चाहा तो वह क्रिश्चियन को सेकंड्स में हरा सकती है। क्रिस ये बात मानता है कि मेलन के फुल स्ट्रेंथ के साथ उसका पलड़ा भारी है, लेकिन वह कहता है कि यह फेयर नहीं है। रूल्स के मुताबिक डार्क एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ 1 स्टार लेवल के ओपोनेंट्स के खिलाफ अलाउड है, और चूंकि वह अभी 1 स्टार लेवल पर है, मेलन उसके खिलाफ डार्क मैजिक नहीं यूज कर सकती। वह सिर्फ डार्क एनर्जी यूज कर सकती है। वह कहता है कि वुडन सोर्ड्स के साथ लड़ना ही फेयर होगा। मेलन उसकी सजेशन से अग्री करती है। उसे यकीन है कि वह सिर्फ वुडन सोर्ड से भी क्रिश्चियन के पैर तोड़ देगी। बेकार बातों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बैटल शुरू हो। डेप्यूटी कमांडर मेलन पहला कदम उठाती है, अपनी सोर्ड को क्रिश्चियन की तरफ फेंकती है। वह अपनी सोर्ड से उसके डायरेक्ट अटैक को रोक देता है और दोनों एक 30 ब्लो एक्सचेंज में उलझ जाते हैं। उनके मूवमेंट्स इतने फास्ट हैं कि देखने वाले मुश्किल से समझ पाते हैं। और भी हैरान करने वाली बात यह है कि क्रिश्चियन उसके खिलाफ टिक रहा है। मेलन खुद भी गुस्सा होने लगती है जब उसे पता चलता है कि उसका कोई अटैक उस पर लैंड नहीं हो रहा। हालांकि वह एक कमजोर बंदा है और उसके खिलाफ उसका कोई चांस नहीं होना चाहिए। यह सिचुएशन पहले की लड़ाइयों जैसी है जहां उसका ओपोनेंट उस पर एक भी हिट नहीं लगा पाया। मेलन के चेहरे पर परेशानी देखकर क्रिस उस पर ताने मारने से नहीं रुकता, जो उसे और भी इरिटेट करता है। वह अपनी सोर्ड उठाती है, उसमें डार्क एनर्जी भरते हुए, और उसे जोरदार नीचे मारती है, लेकिन क्रिश्चियन आसानी से उसे डॉज कर देता है। उसके तरफ आता है और एक जोरदार हेड स्मैश उसके चेहरे पर मारता है। इस इम्पैक्ट से उसकी नाक फूट जाती है। यह स्ट्राइक क्रिस की तरफ से एक सोची समझी चाल थी। उसे पता था कि जब तक मेलन का डार्क मैजिक बंधा हुआ है, वह सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से ऐसी ओपनिंग नहीं रोक पाएगी। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। अगर मेलन सिर्फ सोर्ड पर फोकस करने वाली फील्ड होती तो यह काम नहीं करता। खून बहने के बाद डरने के बजाय मेलन जोरदार हंसी के साथ हंसने लगती है। उसे यह थोड़ा क्यूट और फनी लगता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे हेडबट करेगा। आखिरकार वह मानती है कि उसने क्रिश्चियन को अंडर एस्टिमेट किया था और वादा करती है कि वह उसे एक्स्ट्रा अटेंशन देगी ताकि उसका ग्रोथ बढ़े। लेकिन तब क्रिश्चियन कुछ शॉकिंग रिवील करता है। जब उसने उसे हेडबट किया, उसने उसकी गर्दन पर स्क्रैच किया। अगर उसके नेल्स में पॉइजन होता तो मेलन अब तक खत्म हो चुकी होती। मेलन अपनी हार दिल से एक्सेप्ट करती है और उसकी कोई भी विश पूरी करने को तैयार है। हालांकि वह उसे एक और ड्यूएल के लिए बोलती है। क्रिस को रीमैच से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वह बदले में एक रिक्वेस्ट करता है। मेलन बिना झिझक अग्री कर लेती है। मौके का फायदा उठाते हुए क्रिस पूछता है कि क्या वह उसके सामने घुटने टेक सकती है। यह एक शॉकिंग रिक्वेस्ट है। मेलन के लिए यह एक इम्पॉसिबल मांग है। उसकी वफादारी डार्क मैजिक क्लैन के मेन फैमिली हाउस बैरन के साथ है। क्रिस उसकी बात समझता है, लेकिन उसे यकीन दिलाता है कि जब वह क्लैन का अगला लीडर बनेगा तब यह बात मैटर नहीं करेगी क्योंकि वह सबसे ऊपर होगा। मेलन ये सुन के हैरान हो जाती है। उसे यह सिर्फ एक ख्याली पुलाव लगता है। आखिर इन सक्सेशन राइट्स के लिए 5 यंग लॉर्ड्स हैं और सबके सब मेन फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, जबकि क्रिश्चियन एक ब्रांच फैमिली का बंदा है और इसका कोई चांस नहीं है। क्रिश्चियन एक चालाक स्माइल देता है। मेलन को याद दिलाता है कि कोई रूल नहीं है जो एक ब्रांच फैमिली मेंबर को यंग लॉर्ड बनने से रोकता हो। खैर, वह एक और ड्यूएल का चैलेंज एक्सेप्ट करता है। हालांकि उनकी अगली लड़ाई 1 महीने बाद होगी और इस बार कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, मतलब दोनों फुल पावर से लड़ सकते हैं। मेलन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वह तो क्रिश्चियन की शर्मनाक हार को पहले से ही इमेजिन कर रही है। दूसरी तरफ क्रिस उसे वार्न करता है कि इतना यकीन न करे, आखिर दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इसके साथ वह उसे अलविदा कहता है और 1 महीने बाद मिलने का वादा करता है। दिल ही दिल में वह वादा करता है कि वह मेलन को यह एहसास दिलाएगा कि उसकी असली वफादारी किसके साथ है। बाद में क्रिश्चियन डेप्यूटी कमांडर मेलन का रिकमेंडेशन लेटर अपने बाप को देता है। जब वह रिकमेंडेशन लेटर देता है तब वह मौका लेके फील्ड्स के वीक ट्रेनिंग के बारे में फीडबैक भी देता है और सजेस्ट करता है कि उनकी ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस दिया जाए। सीन थोड़ी पीछे जाती है जहाँ मेलन क्रिश्चियन के साथ बैटलफील्ड पर लड़ने के बाद उसके बाप को उसकी ग्रोथ के बारे में सब कुछ बताती है।
हालांकि वह लो स्टार रैंक पर है, उसने सॉलिड फाउंडेशंस वाले ओपोनेंट्स को आसानी से हरा दिया और खुद मेलन भी उसकी अनएक्सपेक्टेड स्किल से हैरान है। वह मानती है कि उसे लड़ाई में मजा आया, लेकिन हार उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। अभी के वक्त में काउंट अपने बेटे को घूरता रहता है, लंबी खामोशी के साथ ये कंफर्म करने के लिए कि सामने खड़ा शख्स सच में क्रिश्चियन है। आखिरकार वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लाइब्रेरी की की उसे देता है। बाद में क्रिश्चियन की पकड़कर एक सेटिस्फैक्शन महसूस करता है। उसने न सिर्फ लाइब्रेरी की की हासिल की, बल्कि मेलन का भरोसा भी जीत लिया। देखो, मेलन डार्क मैजिक क्लैन के मेन फैमिली की फील्ड है, जो एज ऑफ डिस्ट्रक्शन के दौरान एक 6 स्टार हाई फील्ड थी। अगर क्रिश्चियन पूरे डार्क मैजिक क्लैन का कंट्रोल लेना चाहता है तो उसे मेलन को अपनी तरफ करना ही होगा। उसने अभी तक मेलन को पूरी तरह अपने साथ नहीं किया, लेकिन उसे यकीन है कि 1 महीना काफी होगा। जब वह अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व महसूस करते हुए चल रहा होता है, उसे काउंट कजार का कंफ्यूज्ड लेकिन बिल्कुल प्राउड एक्सप्रेशन याद आता है। क्रिस समझता है कि फील्ड्स में भी फैमिली अटैचमेंट होता है और वह देख सकता है कि काउंट कजार उसके पिछले जीवन के बाप से कहीं बेहतर बाप है। इस वजह से वह अपने आप से वादा करता है कि वह अपने नए बाप को प्राउड करेगा। लाइब्रेरी के अंदर पहुंचकर क्रिस उन सभी बुक्स का नोटिस लेता है जो डोमिनियन ऑफ लाइट में फॉरबिडन है, जैसे ब्लड मैजिक, समनिंग स्टडीज और कर्स स्टडीज। वह शेल्फ से एक बुक निकालता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, उसकी ईविल स्पिरिट मेड अचानक दिखाई देती है, जिससे वह डर जाता है। और जब वह पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है, वह बताती है कि वह पहले इसी जगह लाइब्रेरियन थी। वह ये भी मानती है कि उसे क्रिश्चियन के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वह उसके फीलिंग्स का जवाब नहीं देता। इसके बावजूद वह उसके साथ फ्लर्ट करती रहती है, जो उसके लिए काफी अनकंफर्टेबल है। एक ज्यादा सीरियस नोट पर वह पॉइंट आउट करती है कि क्रिश्चियन ने जो ग्रिमवार चुना है वह एक 4 स्टार डार्क मैजिक बुक है, जिसे बाइंडिंग सील कहते हैं, और उसे नहीं पता कि वह इसे कैसे समझ पाएगा। क्रिश्चियन अपना सीना चौड़ा करके कॉन्फिडेंस से कहता है कि वह एक जीनियस है। मरी उसकी बात पर यकीन नहीं करती, फिर भी एक सपोर्टिव दिखावा रखती है और उसकी तारीफ करती है। क्यूरियोसिटी में वह पूछती है कि उसने ये बुक क्यों चुनी, और वह मिस्टीरियस तरीके से जवाब देता है कि वह एक चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सस्पेंस हवा में छाया रहता है जब सीन क्रिस के यूजुअल ड्रिल्स फील्ड्स के साथ दिखाई देता है। वह अपने पोटेंशियल सस्पेक्ट्स के बारे में सोचता है जो वह चूहे हो सकते हैं। पहला नाम थर्न का है, उसका छोटा भाई जो घर में सबसे ज्यादा उससे नफरत करता है। दूसरा है कॉक्स, उनका बटलर, जो क्लैन का डिसेंडेंट नहीं है लेकिन पनिशमेंट केव में फ्री एक्सेस रखता है। फील्ड्स पावरफुल लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, न कि उन्हें जो हाई सोशल स्टेटस के हैं। तो कॉक्स का उसके जैसे कमजोर बंदे के आसपास घूमना समझ नहीं आता। ये भी हो सकता है कि कॉक्स के एक्शंस के पीछे कोई तीसरा शख्स हो, लेकिन जो भी है वह क्रिश्चियन को नीचे लाना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉक्स ने उसे पनिशमेंट केव जाने से पहले एक ड्रीम स्टोन दिया था, जो इफेक्टिवली एक डेथ सेंटेंस है। चूहे पकड़ने के लिए क्रिस उस निकम्मे बंदे का रोल प्ले करने का फैसला करता है जो उसके दुश्मन चाहते हैं कि वह हो। अगर वह अपनी जिंदगी को बर्बाद करता हुआ दिखेगा तो उन्हें उम्मीद होगी, और इससे उसे यह स्पॉट करना आसान होगा कि स्कीम के पीछे कौन है। वह अचानक अपनी ट्रेनिंग के बीच में रुक जाता है, गुस्सा दिखाते हुए कि सब कुछ कितना मुश्किल है। वह उस दिन के ड्रिल्स छोड़ देता है और आराम करने का फैसला करता है। उसका यह सडन चेंज बाकी लोगों को शॉक कर देता है, जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था। बाद में डाइनिंग टेबल पर अपने बाप के साथ क्रिस एक सीन क्रिएट करता है। उसका बाप गुस्से से उबलता हुआ अपने आप को बेवकूफ समझ रहा होता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका बेटा सुधर सकता है। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट में वह टेबल छोड़कर चला जाता है। जब क्रिस काउंट को उदास देखता है, उसे थोड़ी सी सैडनेस महसूस होती है, लेकिन उसे पता है यह परिवार के बड़े भले के लिए है। वह मेहनत करता है ये रूमर्स फैलाने के लिए कि वह अपने पुराने तरीकों पर वापस आ गया है, जैसे मेड्स को क्लीनिंग के दौरान बुली करना, पैसे को पानी की तरह उड़ाना। लेकिन जब वह शराब पीना चाहता है, उसकी पर्सनल मेड हमेशा बिना अल्कोहल की वाइन बनाती है। क्रिस उसे असली अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए कहता है, क्योंकि यह उसके चूहा पकड़ने के प्लान का हिस्सा है। वह उम्मीद करता है कि जो भी इस साजिश के पीछे है वह सोचेगा कि क्रिस वापस उसी बेकार बंदे बन गया है जैसा वह चाहते हैं। फिर वह अपनी बाइंडिंग सील स्पेल की मास्टरी दिखाता है। यह स्पेल उसकी वफादार मेड को भी शॉक कर देता है। वह हैरान रह जाती है यह देखकर कि उसने इतनी जल्दी स्पेल मास्टर कर लिया, लेकिन क्रिस अपने जीनियस होने का दावा करने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करता। यह वह बात है जो वह पहले से कहता आ रहा है। वह समझाता है कि जब वह ट्रबल कॉज कर रहा था तब भी चुपके से पढ़ाई करता था ताकि कई स्पेल्स मास्टर कर सके। इससे पहले कि वह सेलिब्रेट करे, उसका छोटा भाई थर्न बिना बताए उसके कमरे में आ जाता है। यह देखकर क्रिश्चियन जल्दी से अपना मेंटल स्विच फ्लिप करता है और एक सोबर जीनियस से एक शराबी निकम्मे बंदे का रोल प्ले करने लगता है। थर्न की आंखें गुस्से से तंग हो जाती हैं जब उसे यकीन हो जाता है कि उसके पागल भाई में कुछ भी नहीं बदला। थर्न का यह गुस्सा और इंटेंस रिएक्शन क्रिस को कंफर्म करता है कि वह उसके खिलाफ किसी भी साजिश में शामिल नहीं है। जब से थर्न क्लीन है, क्रिस उसके साथ अपना एक सीक्रेट शेयर करता है। बताता है कि घर में एक चूहा है, एक गद्दार जो उसकी बर्बादी चाहता है। क्रिस प्लान करता है कि अभी के लिए वह रेकलेस फूल का रोल प्ले करेगा, बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा उसके दुश्मन चाहते हैं, ताकि वह उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। अपने भाई को और कन्विंस करने के लिए
वह उसे वह वाइन दिखाता है जो वह पी रहा था। थर्न को उसकी स्मेल लेकर दिखाता है कि यह फेक है, सिर्फ उसका दिखावा बनाए रखने के लिए। हालांकि क्रिस अभी भी श्योर नहीं कि चूहा कौन है। उसे यकीन है कि वह उन्हें बाहर निकालने के करीब आ रहा है। तभी एक सर्वेंट ग्लास टूटने की आवाज सुन के दौड़ता हुआ आता है। क्रिश्चियन तुरंत अपने शराबी रोल में वापस आ जाता है। सर्वेंट से मांग करता है कि वह बटलर को बोले कि उसने गलत वाइन भेजी है और सही बॉटल लाए। सर्वेंट बहुत माफी मांगता है और बताता है कि कॉक्स अभी बिजी है। क्रिस अभी भी शराबी सेलर के रोल में है और फैसला करता है कि वह खुद बटलर से मिलने जाएगा। बैकग्राउंड में उसका भाई बस ये देखकर हैरान रहता है कि ये बंदा कितनी रियलिस्टिकली शराबी पागल का रोल प्ले कर रहा है। जब क्रिश्चियन आखिरकार कॉक्स से मिलता है, वह जानबूझकर वाइन की बोतल बटलर के सिर पर उड़ा देता है, जिससे वह पूरी तरह से भीग जाता है। वह उसे इल्जाम लगाता है कि उसने गलत वाइन भेजने की गंदी चाल चली। कॉक्स माफी मांगता है और कहता है कि सही वाइन तुरंत भेजी जाएगी, लेकिन क्रिस जिद करता है कि वह खुद जाके लाए। कॉक्स शांत रहने की कोशिश करता है और समझाता है कि वह अभी किसी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में लगा है और सजेस्ट करता है कि वाइन बाद में डिलीवर की जा सकती है, लेकिन क्रिश्चियन और दबाव बनाता है। कॉक्स को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। आखिरकार कॉक्स वाइन लाने चला जाता है। क्रिस इस बंदे की पेशेंस से हैरान है। हालांकि कॉक्स अपने इमोशंस छुपा सकता है, क्रिस उसका गुस्सा महसूस कर सकता है। जब क्रिस अकेला होता है, वह बटलर के तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट्स को चेक करना शुरू करता है। जब वह पेपर स्कैन करता है, उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल फैल जाती है जब उसे पता चलता है कि बटलर फंड्स के चोरी कर रहा था। अगर कॉक्स सच में चूहा है तो ये नेचुरल है कि वह फाइनेंसेस के साथ छेड़खानी कर रहा हो, लेकिन अभी तक कोई क्लियर एविडेंस नहीं है ये कंफर्म करने के लिए कि कॉक्स ही चूहा है। जल्दी ही कॉक्स सही वाइन के साथ वापस आता है। क्रिश्चियन अभी भी अपना रोल प्ले करते हुए बॉटल एक्सेप्ट करता है और सोचता है कि क्या बटलर उसकी बदतमीजी से नाराज है, लेकिन बटलर ऐसा दिखाता है जैसे वह अपने यंग मास्टर की खिदमत का मौका मिलने के लिए शुक्रगुजार हो। जाने से पहले कॉक्स एक मैसेज देता है कि क्रिश्चियन के कुछ दोस्त उससे मिलना चाहते हैं। ऑब्वियसली क्रिस को कोई आइडिया नहीं कि ये दोस्त असल में कौन है। कॉक्स उसे वार्न करता है कि उन लोगों से दूर रहे, कहता है कि वह मुसीबत है, लेकिन यह बात क्रिस को और क्यूरियस कर देती है और उसे इन मिस्टीरियस लोगों से मिलने के लिए उकसाती है। हाइडआउट पर एक शानदार खाने का टेबल देखा जाता है। जब क्रिस वहां बैठता है, उसका ध्यान तुरंत उस डरी हुई मेड पर जाता है जो ड्रिंक सर्व कर रही है। वह कमेंट किए बिना नहीं रह सकता कि कैसे इन डार्क लॉर्ड्स ने बेचारी लड़की को अपने लोगों के लिए ड्रिंक्स बनाने पर मजबूर किया है। जब वह उसे एक ग्लास सर्व करती है, उसे कुछ गलत लगता है। बिना झिझक वह वाइन को टेबल पर बैठे मोटे बंदे के मुंह पर फेंक देता है। वह सीधे इल्जाम लगाता है कि उन्होंने उसके ड्रिंक में कुछ डाला है। इससे पहले कि बात और बढ़े, वह डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके मेड को बेहोश कर देता है ताकि वह नहीं चाहता कि वह आने वाले सीन से ट्रॉमेटाइज हो। ग्रुप हैरान हो जाता है उसे डार्क मैजिक इस्तेमाल करते देखकर, सरप्राइज्ड कि क्रिश्चियन ने इतनी पावरफुल टेक्निक्स इतनी जल्दी सीख ली। लेकिन इससे पहले कि वह रिएक्ट करे, क्रिस दोनों कल्प्रिट्स को टेबल पर पटक देता है, जिससे मोटा बंदा कहता है कि इसने इन पर क्यों अटैक किया है। क्रिस जवाब में एक सोर्ड निकाल लेता है क्योंकि वह किसी भी दिखावा को बर्दाश्त नहीं करेगा। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पतला बंदा आखिरकार कन्फेस करता है कि वह सिर्फ उस शख्स के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे जिसने उन्हें ड्रग्स के साथ ब्लैकमेल किया था, जो उन्होंने और उनके दोस्त ने स्मगल किए थे। उन्हें ऑर्डर दिया गया था कि वह क्रिश्चियन को उस मेड के मर्डर के लिए फ्रेम करें जो वह करने वाले थे। क्रिस उन पर दबाव बनाता है मास्टरमाइंड की आइडेंटिटी जानने के लिए। पतला बंदा झिझकता है। क्रिस उसे बताता है कि यहाँ कौन बॉस है। ना चाहते हुए भी पतला बंदा सच उगल देता है, कॉक्स ही इस साजिश के पीछे है। सब कुछ एक्सपोज होने के बाद दोनों बंदे अपनी जान की भीख मांगते हैं। वादा करते हैं कि वह जो भी क्रिश्चियन कहेगा वह करेंगे। क्रिश्चियन थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें छोड़ने के लिए अग्री करता है। शर्त यह है कि वह उसके ऑर्डर्स को बिना सवाल किए फॉलो करेंगे। हर हाल में वह उन्हें 2 बार वादा करवाता है और जब वह वादा करते हैं, वह अपना बाइंडिंग सील स्पेल उन पर यूज करता है। अगले दिन कॉक्स काउंट कजार के पास जाता है यह रिपोर्ट करने के लिए कि क्रिश्चियन ने मर्डर किया है। वह कहता है कि क्रिश्चियन ने शराब के नशे में उस सर्वेंट लड़की को मार दिया जो उसके ड्रिंक सर्व कर रही थी और उसकी लाश नदी में फेंक दी। ये सुनते ही काउंट तुरंत ऑर्डर देता है कि क्रिश्चियन को फील्ड कोर्ट में आना होगा। कोर्ट में क्रिश्चियन कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, वह इनोसेंट है, लेकिन काउंट कन्विंस नहीं होता और कहता है कि विटनेसेस की गवाही उसे गिल्ट प्रूव करेगी। क्रिश्चियन शांति से कहता है कि मर्डर कभी हुआ ही नहीं, इसलिए विटनेसेस गलत होंगे। अपनी बात प्रूव करने के लिए क्रिश्चियन मेड की तरफ इशारा करता है, जो सबके शौक में कोर्ट रूम में बिल्कुल जिंदा और ठीक ठाक चलती हुई आती है। दोनों ट्रेटर घबरा जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वह अब फंसने वाले हैं। मेड बताती है कि क्रिश्चियन ने असल में उसकी मदद की थी, उसे घर तक छोड़कर और रेंट के लिए पैसे भी दिए थे। जहां तक उसका सवाल है, वहां खड़े दोनों आदमी ही थे जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। कोर्ट में शॉक फैल जाता है और दोनों कल्प्रिट्स की गद्दारी एक्सपोज हो जाती है। आखिरी कील ठोकने के लिए क्रिस अपना मैजिक का कमाल दिखाता है।
जिससे उसके दोनों दोस्त उसके हुक्म पर तोतों की तरह बोलने लगते हैं। वह मानते हैं कि उन्होंने क्रिश्चियन के एक लड़की की जान लेने के झूठे रिपोर्ट दी थी और यह भी कि उन्होंने बटलर कॉक्स के ऑर्डर्स पर यंग मास्टर को इस मर्डर के लिए फ्रेम किया था। बटलर घबरा जाता है और अपना बचाव करने लगता है जैसे उसकी जिंदगी इस पर डिपेंड करती हो। क्रिस को पहले से पता था कि यह बंदा एग्जैक्टली ऐसे रिएक्ट करेगा, तो उसने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। वह अपने बाप से बात करता है और थोड़ी देर के लिए उसकी अथॉरिटी उधार मांगता है क्योंकि उसके पास बटलर कॉक्स से एक डायरेक्ट सवाल है। वह वादा करता है कि ये एक सवाल ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। उसका बाप मान जाता है और कॉक्स को अपना बचाव करने का मौका देता है। तो कॉक्स को डिफेंडेंट्स स्टैंड पर खड़ा होने की सलाह दी जाती है। इससे पहले कि क्रिस जूरी स्टैंड पर चढ़े, उसका बाप उसे बताता है कि अगर उसने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया तो वह तुरंत छीन ली जाएगी। जब क्रिस जजेस स्टैंड पर चढ़ता है, वह दी गई अथॉरिटी के साथ कॉक्स से सवाल करता है। सबसे पहले वह चाहता है कि डिफेंडेंट कॉक्स कसम खाए कि वह सिर्फ सच बोलेगा। कॉक्स ऑब्वियसली तुरंत कसम खा लेता है, लेकिन जैसे ही कॉक्स 2 बार कसम खाता है, क्रिस अपना बाइंडिंग सील मैजिक उस पर यूज करता है। कोर्टरूम के लोग भी ये नोटिस किए बिना नहीं रह सकते। उनका रिएक्शन हैरानी का है क्योंकि किसी भी हाल में एक छोटे से लड़के को 4 स्टार डार्क मैजिक यूज करने की ताकत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा बाइंडिंग सील के बारे में जानते हैं। बेसिकली क्रिस ने बाइंडिंग सील को मॉडिफाई किया था ताकि वह लो स्टार रैंक पर भी यूज हो सके, लेकिन इसके लिए एडिशनल कंडीशंस हैं। क्रिस को टारगेट से 2 बार कसम खिलानी होती है। अब समझ आता है कि उसने कॉक्स से 2 बार कसम क्यों खिलाई और उसने उन दोनों ट्रेटर्स के दिमाग को हाईजैक करने से पहले उनसे भी 2 बार वादा क्यों करवाया था। अब जब बाइंडिंग सील सक्सेस हो चुका है, क्रिस इस बंदे से सवाल करता है कि उसने उन दोनों को उसका नाम खराब करने के लिए क्यों हायर किया। बाइंडिंग सील कॉक्स के दिमाग को कंज्यूम करना शुरू कर देता है। जब वह जवाब देने से बचता है, वह थोड़ी देर तक दर्द सह लेता है, लेकिन आखिरकार वह बताता है कि उसे किसी के ऑर्डर्स मिले थे। जिस आदमी ने उसे ऑर्डर दिया, उसने उसे उसकी फाइनेंशियल करप्शन के बारे में धमकाया था, तो कॉक्स के पास और कोई चॉइस नहीं था। कॉक्स से और कुछ एक्सेप्ट करवाने से पहले क्रिस उसे कंफर्म करना चाहता है कि क्या वह उस चोरी की बात कर रहा है जो उसने काउंट के पीछे छुपकर किया था। इस छोटी सी बात को कंफर्म करने के बाद क्रिस ट्रायल को आगे बढ़ाता है। उस शख्स के बारे में पूछता है जिसने उसे ऑर्डर दिया। जब कॉक्स बोलने से इनकार करता है तो उसका दर्द और तेज हो जाता है। उसे मजबूरन सर एशिड का नाम लेना पड़ता है। यह खबर सब पर एटम बॉम्ब की तरह गिरती है जब उन्हें पता चलता है कि डार्क मैजिक क्लैन के दूसरे बेटे सर एशिड डेबारन इस सब के पीछे है। कॉक्स और बताता है कि अब जब उसने सब कुछ उगल दिया है, एशिड उसे मार देगा। लेकिन इससे पहले कि सर एशिड कॉक्स की जान के लिए कोई खतरा बन सके, क्रिस इस गद्दार का सिर काट देता है, सीधे काउंट कजार के सामने। इससे पहले कि कोई उसके इस बोल्ड मूव पर बोलना शुरू करे, क्रिस साफ करता है कि उसने काउंट से उधार ली गई अथॉरिटी के तहत इस पापी को सजा दी। काउंट फिर क्रिश्चियन से पूछता है कि उसने कॉक्स को मौत की सजा क्यों दी। क्रिस का जवाब सिंपल है, चाहे यह बंदा जिंदा भी रह जाता, मेन फैमिली शायद झूठे सबूत बनाकर इस इंसिडेंट को छुपा लेती, और मेन फैमिली के खिलाफ जाना वह आखिरी चीज है जो वह अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ये इंसिडेंट सबको दिखाता है कि एशिड ने उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। अगले ही पल काउंट कजार एक पोर्टल बनाता है और बाप बेटा दोनों एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड में प्राइवेट बात करने के लिए जाते हैं क्योंकि कोर्ट रूम में बहुत ज्यादा लोग थे। जितना काउंट समझता है, एशिड के मुसीबत खड़ी करने की वजह सिर्फ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट है। काउंट अच्छे से जानता है कि एक फैमिली की ताकत और अथॉरिटी उस सक्सेसर से जुड़ी होती है जिसे वह सपोर्ट करते हैं, तो ये नेचुरल है कि एशिड को खतरा महसूस हो। लेकिन जैसे चीजें अभी हैं, काउंट पहली यंग लेडी को सपोर्ट करना चाहता है क्योंकि पहला यंग लॉर्ड ऑप्शन नहीं है। लेकिन तभी क्रिस खुद को अगला ऑप्शन के रूप में प्रेजेंट करता है। वह अगला सक्सेसर बनने के लिए वॉलंटियर करना चाहता है। कहने की जरूरत नहीं कि काउंट इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन क्रिश्चियन अपने बाप को याद दिलाता है कि ब्रांच फैमिली का कोई भी मेंबर पोटेंशियल सक्सेसर बन सकता है अगर उसमें जरूरी एबिलिटी हो। उसका बाप लेकिन मानता है कि यह सिर्फ कागज पर है, क्लैन में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ। तब क्रिस अपने बाप को याद दिलाता है कि एशिड उसे दुश्मन के रूप में देखता है, जो एक ही वजह है कि वह उसे खत्म करना चाहता था। काउंट मानता है कि क्रिश्चियन शायद बचपन में एशिड से ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन अभी एशिड काफी आगे है। क्रिस लेकिन मानता है कि वह ऑलरेडी उसे कैचअप करना शुरू कर चुका है और अपनी ग्रोथ को और तेज करने के लिए वह चाहता है कि उसका बाप अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उसे सीक्रेट डार्क राइट के लिए रिकमेंड करे, जो 2 महीने बाद होने वाला है। काउंट उसे याद दिलाता है कि इस राइट में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम 2 स्टार होना जरूरी है। हालांकि यह क्रिश्चियन की सबसे छोटी चिंता है। वह वादा करता है कि अगले 2 महीनों में वह 2 स्टार तक पहुंच जाएगा, तो वह उम्मीद करता है कि उसका बाप उसे यह फेवर देगा। लगता है काउंट के पास यंग मास्टर के हुक्म को मानने के सिवा कोई चॉइस नहीं। बाद में हम देखते हैं कि सर्वेंट्स आपस में चुपके चुपके बात कर रहे हैं कि क्रिस कितना बदल गया है। रूमर्स फैल रहे हैं कि काउंट आजकल पर्सनली उसे ट्रेन कर रहा है। क्रिश्चियन की ट्रेनिंग इतनी टफ है कि सीनियर नाइट्स भी मुश्किल से कर पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रिस जो नई सोर्ड टेक्निक्स के साथ चीजें काट रहा है जो उसने सीखी हैं। उसकी प्रोग्रेस देखकर काउंट भी हैरान है कि क्रिश्चियन कितनी जल्दी अडेप्ट कर रहा है, जैसे वह दिनों में सीख रहा हो। काउंट और भी शॉक हो जाता है जब वह क्रिश्चियन को एक ट्रेनिंग डमी के खिलाफ एक और टेक्निक पुल ऑफ करते देखता है। क्रिस ने मड सोर्ड्समैनशिप को
ब्लैक साइड सोर्ड एनर्जी के साथ मिक्स किया, एक अल्टीमेट टेक्निक बनाई जो क्लीन कट कर सकती है। ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ मड सोर्ड्समैनशिप से पॉसिबल नहीं था। ऑब्वियसली काउंट ये सब देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि नॉर्मली दो टेक्निक्स को एक साथ यूज करना बहुत मुश्किल काम है, और क्रिस इसे सुपर इजी कहकर टाल देता है। उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। 15 दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि क्रिस पूरा थक चुका है। ये बंदा कॉम्प्लेक्स सोर्ड्समैनशिप तो कर सकता है, लेकिन रनिंग के बाद कार्डियो का प्रेशर नहीं झेल सकता। और बुरा ये है कि इसमें कोई चीटिंग का रास्ता नहीं है, क्योंकि स्टैमिना धीरे धीरे बनता है। जब वह सांस ले रहा होता है, डेप्यूटी कमांडर मेलन अचानक से कहीं से टपक पड़ती है। वह बस यहाँ एक सॉफ्ट रिमाइंडर देने आई है कि ड्यूएल अब बिल्कुल करीब है। वह उस दिन का बड़े जोश से इंतजार कर रही है जब वह दोबारा एक दूसरे से टकराएंगे, जबकि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है इम्प्रूव करने की। मेलन को लगता है कि ये अब भी उनके बीच के पावर गैप को कम करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए उसका मेलन को उसके सामने घुटने टेकने का सपना बस उसके दिमाग में ही एक ख्याल है। लेकिन क्रिस कॉन्फिडेंट है इस ख्याल को हकीकत बनाने के लिए। मेलन को उसका ये वॉरियर स्पिरिट पसंद आता है, तो जाने से पहले वह उसकी तारीफ करती है और उम्मीद करती है कि वह अपना बेस्ट वर्जन लाएगा, ताकि वह काफी एंजॉय कर सके। मेलन अभी अपर 4 स्टार लेवल पर है। एक सिंगल स्टेज में 3 टीयर्स होते हैं, लोअर, मिडिल और अपर। हालांकि क्रिश्चियन अपर 1 स्टार है, लेकिन वह अब भी उससे काफी नीचे है। लेकिन लगता है कि क्रिस के पास इस गैप को ओवरकम करने का परफेक्ट प्लान है। आखिर अब वह एक रिच ब्रैट है और वह इसका फायदा उठाने का प्लान बनाता है। बाद में वह अपनी इविल स्पिरिट मेड मरी से मिलता है, जो ड्रॉप डेड गॉर्जियस लग रही है। क्योंकि ये उनकी पहली आउटिंग साथ में है, उसने पूरी तैयारी के साथ ड्रेस किया है। ऐसा लगता है जैसे वह इसे एक डेट में बदल रही है। क्रिश्चियन मना करता है कि उसने उसे साथ जाने के लिए बुलाया था, उसने तो बस उसे अपने बैग्स तैयार करने को कहा था और बस। लेकिन मरी का ऑब्सेसिव तरीका देखकर लगता है कि बेचारे को कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला। उसने अपने पापा से भी पूछा था कि क्या वह इस ऑब्सेसिव लव स्ट्रक इविल स्पिरिट को छोड़कर कोई ह्यूमन अटेंडेंट ले सकता है, लेकिन उसके पापा ने अफसोस के साथ याद दिलाया कि क्रिश्चियन का मरी के साथ मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट है। आखिर एक हाई रैंक्ड विच को बिना कॉन्ट्रैक्ट के मैनेज नहीं किया जा सकता। और बुरा ये है कि अगर वह इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है तो उसे मरी के साथ एक डीप किस करना होगा। हम देखते हैं कि क्रिश्चियन एक बार फिर मरी को याद दिलाता है कि वह नहीं आ सकती, क्योंकि वह एक ऐसी जगह जा रहा है जहां बहुत सारे लोग होंगे। उसको चिंता है कि वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से लोगों को चोट पहुंचा सकती है, जो उसे पसंद नहीं। बिल्कुल, मरी एक हेल्पलेस क्यूट पपी की तरह रोने का नाटक शुरू कर देती है और उसे कहती है कि उसने डेकेड्स से बाहर की दुनिया नहीं देखी। वह आखिर में अपने चार्म से उसे मनाने में कामयाब हो जाती है। क्रिश्चियन ना चाहते हुए भी उसे साथ आने की इजाजत देता है, लेकिन यह चाहता है कि वह दूसरों से दूर रहे। लड़की इजाजत मिलते ही रोने से एक चार्मिंग सुंदर औरत बन जाती है। जब वह उसके पीछे चलने लगती है, वह क्यूरियस होती है कि इस आउटिंग का मकसद क्या है, जिसके जवाब में वह कहता है कि वह थोड़ा प्रॉफिट कमाना चाहता है। मरी जल्दी से उसे वह गोल्ड कॉइन्स दिखा देती है जो उसने उसे कैरी करने को कहा था, और याद दिलाती है कि उसके पास पहले से ही काफी पैसा है, तो और क्यों चाहिए। पहले तो वह साफ करता है कि यह पैसा काफी नहीं है, और दूसरा वह उसे बोलता है कि वह पैसा वापस रखे। कोई भी हो, वह गेस करती रहती है कि शायद वह और गोल्ड या लैंड ओनरशिप के पीछे है, लेकिन उसका हर गेस बिल्कुल गलत होता है। जब वह उस कैरेज तक पहुंचते हैं जिसमें उन्हें जाना है, क्रिश्चियन को एक और अनइनवाइटेड गेस्ट का सामना होता है जो इस सफर में साथ चला आ रहा है, और वह शख्स उसका छोटा भाई है। क्रिस ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था। लगता है यह छोटा बच्चा उस पर नजर रखना चाहता है, शायद वह वापस अपने फ्रॉड वाले रूप में न लौट जाए। और ये बात को और बुरा नहीं बनाता कि यह बंदा अपने गैम्बलिंग के इरादे बताता है। बंदा तो टेट ब्रदर्स जैसा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहा है। गैम्बलिंग एग्जैक्टली बुरी चीज नहीं है, खासकर जब वह डीमंस हैं, और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो उनके किंग ने रेकमेंड की है। चीजों को ठीक रखने के लिए थर्न अपने भाई के पीछे जाना चाहता है, जिससे क्रिस को लगता है कि वह सच में उसके लिए चिंता करने लगा है। वह छोटे भाई को इस बारे में छेड़ता है, जिससे उसका छोटा भाई एक फनी रिएक्शन देता है। थर्न उसे इस गेम में हराना चाहता है। जब क्रिस को एहसास होता है कि वह अपने भाई का भरपूर फायदा उठाने वाला है और इसमें उसे बड़ा मजा आने वाला है, उनके शानदार डेस्टिनेशन पर पहुंचते हुए मरी और थर्न दोनों दंग रह जाते हैं। इवेंट में ठीक से शामिल होने के लिए क्रिस उन्हें ढेर सारे मास्क देता है ताकि उनकी पहचान छुपी रहे। साथ ही वह मरी को एक सीक्रेट मिशन देता है जिसके बारे में थर्न को कुछ नहीं पता। क्रिस बस थर्न को कहता है कि वह उसके पीछे पीछे चलता रहे, और थोड़ी देर बाद वह लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। फौरन आसपास के लोग उन्हें सीरियस नहीं लेते। आखिर वह लोग उनके लिए नए शिकार की तरह थे जिनसे उनके पॉकेट्स भर सकते हैं। मजे के लिए क्रिस अपने भाई के साथ एक शर्त लगाता है। मकसद है 1 घंटे में सबसे ज्यादा पैसा कमाना, और हारने वाला दूसरे के लिए एक टाइटल डिसाइड करेगा। क्रिस अपने भाई के लिए एक लंबा सा टाइटल चुनता है जो उसे हारने के बाद उसको बुलाना पड़ेगा, और वह अपने छोटे भाई के ईगो का शानदार फायदा उठाता है ताकि वह शर्त एक्सेप्ट कर ले। छोटा भाई बड़ी जोश के साथ क्रिस की तरफ आगे बढ़ता है। पहले गेम में वह आसानी से जीत जाता है, लेकिन उसे गैम्बलिंग डेन के डार्क सीक्रेट्स पता है, और वह ये है कि घर वाले स्मार्ट होते हैं। वह शुरू में छोटी छोटी जीत देकर तुम्हारे ईगो को बूस्ट करते हैं, और थोड़ी देर बाद जब टारगेट बड़ा बेट लगाता है वह एकदम से सब कुछ छीन लेते हैं। हालांकि उसे इन डार्क सीक्रेट्स का पता था, लेकिन उसके भाई के लिए ये बात नहीं थी।
वह बार बार हार रहा था क्योंकि वह उनके जाल में फंस गया था, और बुरा यह कि क्रिस उसे और भी गुस्सा दिला रहा था ताकि वह और ज्यादा हारे। जब वह दोनों इस बात पर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि उन्होंने कितना पैसा खोया, क्रिस नोटिस करता है कि कॉनमैन उसके भाई को देख रहे हैं। उसको लगता है कि वह जल्दी ही उस छोटे बच्चे का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। परेशान होकर थर्न क्रिस की वार्निंग्स के बावजूद और गैम्बलिंग करता है, लेकिन दिल से ये वही है जो क्रिस चाहता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद थर्न और भी ज्यादा हार जाता है। उस दौरान मरी, जो इनविजिबल हो चुकी थी, पहले से ही सब कॉनमैन को ढूंढ चुकी थी जो उनके खिलाफ काम कर रहे थे। इस दौरान थर्न एक जबरदस्त 10,000 का नुकसान उठाता है। गैम्बलिंग सेशन के बाद क्रिस एक खास मर्चेंट से मिलने जाता है। सर्वेंट्स उसके अचानक आने से शॉक हो जाते हैं और वह बिना वक्त वेस्ट किए उन्हें अपना मास्टर बुलाने का ऑर्डर देता है। मर्चेंट गिल्ड का सर्वेंट खुशी से यंग लॉर्ड की मदद करता है। वह श्रूड मर्चेंट के नाम से मशहूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह असल में उस गैम्बलिंग डेन का मालिक है जहां वह गए थे। क्रिस उस निकम्मे से प्राइवेट बात करना चाहता है। उसको इल्जाम लगाता है कि उसने अपने कॉनमैन के साथ मिलकर उसके छोटे भाई को छूना लगाया। अपने डिफेंस में मर्चेंट बोलता है कि उसका अपने आदमियों के एक्शंस पे कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि वह सिर्फ गैम्बलिंग हॉल का मालिक है। लेकिन मरी इस आदमी में मौत का खौफ डाल देती है। जब वह घुटनों पर बैठकर अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, वह रहम की भीख मांगता है और नुकसान के बदले पैसा देने को तैयार है। बात वही जा रही है जहां क्रिस चाहता था, क्योंकि क्रिस ने नुकसान के लिए 1 मिलियन रुपए मांगे थे। यहाँ तक कि ट्रेडर भी उसकी डिमांड से दंग रह जाता है और कहता है कि इतना पैसा तो उनके पास नहीं है। तो ये बंदा अपनी डिमांड को एकदम से 2 लाख रुपए तक ले आता है। शुक्र है ट्रेडर ये अमाउंट अफोर्ड कर सकता है, भले ही ये उनके लिए बड़ा खर्चा हो। आखिर में क्रिस के पास एक आखिरी रिक्वेस्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस ने ढेर सारी कॉम्बैट इक्विपमेंट ली। यह उसने उन्हीं पैसों से ली है, और बोनस आर्टिफैक्ट के रूप में होली सोर्ड ग्रेनेड भी हासिल किया। यह हथियार सच में खास है क्योंकि यह एक हीरो की आत्मा के बलिदान से बना था। हीरो के खराब होने के बाद भी यह हथियार काम में लिया गया, और एक वक्त था जब डीमंस इसकी बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन अभी के हाल में छोड़ दिया गया है और धूल खा रहा है। क्रिस के पास इसके लिए एक प्लान है आगे जाकर। इसके अलावा वह मरी को एक सुंदर झुमका देता है जो उसकी नज़र पर था, और साथ ही यह कहता है कि इसका कोई और मतलब नहीं है। मरी दंग रह जाती है क्योंकि उसकी मौत के बाद यह पहली बार है जब उसे ऐसा गिफ्ट मिला। यह उसके लिए सच में खास है। अपने फैसले से खुश क्रिस डिसाइड करता है कि अब घर जाने का वक्त है। मरी सबसे खुशी वाली स्माइल के साथ जवाब देती है और कहती है कि अब से वह उसे और भी ज्यादा ब्लड जूस देगी, जो थोड़ी सी अजीब लगती है जब तक वह ये नहीं बताती कि वह स्ट्रॉबेरी जूस जो वह बड़े मजे से पी रहा था उसमें पहले से ही थोड़ा ब्लड जूस मिला हुआ था। बंदा दिल से दुआ कर रहा है कि यह बस उसका कोई मजाक हो। तभी क्रिस को एहसास होता है कि वह कुछ भूल रहा है, या शायद किसी को। वह एक्चुअली थर्न को याद कर रहा है, जिसको लूटा गया था जब तक उसके पास सिर्फ 1 रुपया बचा था। थर्न अपने भाई पर चिल्लाता है क्योंकि वह बेसिकली सोता रह गया और उसे छोड़ दिया, क्योंकि यह बंदा ऑलमोस्ट स्लेव के रूप में सेल होने वाला था अगर किसी ने उसे पहचान न लिया होता। सोते हुए बंदा थर्न को याद दिलाता है कि उसे अब उसे एक अलग नाम से बुलाना चाहिए। आखिर लड़के ने एक शर्त हारी थी, तो अब उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। थर्न के दिल पर एक डर सा छा जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसे अपने इस निकम्मे भाई को अब हमेशा ऑनरेबल किंग एम्परर मैजेस्टी बिग ब्रदर के नाम से बुलाना पड़ेगा। वह यह नाम जोर से बोलने की कोशिश करता है। बेचारा को एम्बैरेसमेंट होती है जबकि क्रिस उसे तंग करने में मजा ले रहा है। वह उसे याद दिलाता है कि अब से उसे पूरी इज्जत के साथ बुलाना है। थर्न वापस जाने के लिए मुड़ता है, कसम खाकर कि एक दिन वह यह बाजी पलटेगा और उसे इसका अफसोस दिलाएगा, लेकिन मुझे शक है कि वह दिन कभी आएगा। इस दौरान मस्ती करने वाला क्रिस समझ जाता है कि उसकी आखिर में मौत इस छोटे लड़के के हाथों होगी, और उसे पता है कि इसमें यह निकम्मा एशिड भी शामिल है। लैंघम का बेटा, जो अपने डार्क मैजिक क्लैन का मास्टर है, उसे खानदान का सबसे बड़ा वारिस माना जाता है। और भले ही क्रिस असल में क्रिश्चियन नहीं है, बल्कि सिर्फ उसके शरीर में है, अगर वह वारिस बन जाता है तो उसका एशिड से सामना होगा ही होगा। अपने फ्यूचर में क्या होने वाला है यह जानकर वह एशिड से बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी के लिए उसे मेलन के पूरे सपोर्ट की जरूरत है। होली ब्लेड, जिसका नाम ग्रुनेट है, अपने जीवन में कई प्रॉब्लम्स का सामना कर चुका है, और फिर भी अब कोई उसे हाथ नहीं लगाता क्योंकि एक भी आदमी इस तलवार को जीत नहीं पाया। क्रिस क्यूरियस है कि वह इस लिस्ट में कहाँ खड़ा है, और तलवार को मजबूती से पकड़ता है। तभी एकदम से उसे एक छोटा सा झटका लगता है। इसका मतलब है कि तलवार उसके डार्क मैजिक पावर्स को पसंद नहीं करती, जो कि एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये रोशनी को पसंद नहीं करती है। लेकिन भाई साहब रूल्स को तोड़ने के मूड में है, और क्रिस को लगता है कि इसके मैजिक पावर का पैटर्न समझ लेने से काम हो जाएगा। फिर वह तलवार को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है, यह जानकर कि कुछ तो हो रहा है। अपनी हिम्मत दिखाते हुए क्रिस चिल्लाता है कि उसके पास पूरा वक्त है इस हथियार को इतना मारने का जब तक ये हार न माने और उसकी बात न माने। सबसे मजेदार बात यह है कि तलवार भी उसकी यह बात सुनकर कांप रही है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और क्रिस अपने पापा से मिलने ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर जाता है। वहां उसे एक जानी पहचानी औरत दिखाई देती है, और उसे पता चलता है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि ब्लैक शैडो नाइट्स की कमांडर है, एक सुंदर और सख्त मिजाज वाली लेडी जिसका नाम मैरियन है।
उसका एक लंबा इतिहास है क्योंकि वह एल्डर क्लैन हेड की बेटी है, डार्क मैजिक क्लैन की मास्टर है और लैंघम की बड़ी बहन भी है। मैरियन एल्डर क्लैन हेड की हिफाजत करती है और क्लैन के सीक्रेट मिशंस को संभालती है। दूसरे लफ्जों में वह डार्क मैजिक क्लैन के मास्टर्स में सबसे जबरदस्त औरत थी, लेकिन इससे क्रिस के दिल में सिर्फ यह क्यूरियोसिटी जगी कि वह यहाँ क्या कर रही है। काउंट कजार अपने बेटे को मैरियन के यहाँ आने का मकसद बताता है। लगता है वह कॉक्स के मामले को सुलझाना चाहती है और उसे यह प्रॉब्लम लग रहा है कि क्रिस ने जल्दबाजी में उस आदमी की जान ले ली। यह जानकर कि शायद वह एशिड की तरफदार है, क्रिस सोचता है कि वह मुश्किल में है। वह मजाक में कहता है कि इतनी बड़ी शख्सियत का ऐसे छोटे से मामले में ध्यान देना इंटरेस्टिंग है। वह क्रिस को जवाब देती है कि वह यहाँ किसी कॉक्स के लिए नहीं आई बल्कि क्रिस के लिए आई है। यह सुनकर क्रिस जल्दी से समझ जाता है कि शायद उसे एल्डर क्लैन हेड से जीतने का गोल्डन टिकट मिल गया है। लेकिन मैरियन का अलग ख्याल है और वह सोचती है कि 1-2 स्टार वॉरियर की ताकत के साथ मेलन को चैलेंज करना लड़के का घमंड है। वह तो सजेस्ट भी करती है कि मैच कैंसिल कर दो, लेकिन क्रिस लड़का हार मानने वाला नहीं है। वह अपना ग्रेनेड पर कंट्रोल दिखाता है। औरत को बड़ा झटका लगता है। मैरियन को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा ट्रबल मेकर होगा और वह अपने भाई पर चिल्लाती है कि उसने अपने बेटे के बारे में गलत बातें कही। आखिर क्रिस अगले मैच में होली सोर्ड यूज करने वाला था। वह उसे ताना मारता है, पूछता है कि क्या उसे ऐसा हथियार यूज करने की इजाजत नहीं है क्योंकि उसका एक ही मकसद है, जीतना, चाहे कोई भी तरीका हो। मैरियन हैरानी से कहती है कि एल्डर क्लैन हेड भी ग्रेनेड को काबू नहीं कर पाया, तो क्रिस जैसा लड़का तो इसको यूज करने की घमंड में अपनी मौत को दावत दे रहा है। लेकिन क्रिस उसके ईगो के साथ खेलने के मूड में है और पूरी तरह से तलवार को खोल देता है, यह दिखाते हुए कि उसका इस पर पूरा कंट्रोल है। पहले तो मैरियन सवाल करती है कि यह कोई भूत है या वह कोई फेक तलवार यूज कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह तलवार को पकड़ती है उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है, जिससे वह तलवार को फेंक देती है। उसे यकीन नहीं होता कि क्रिस आराम से इस हथियार को उठा रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। वह असली वजह नहीं बताता, लेकिन एक चीज जरूर बताता है कि वह ये इम्पॉसिबल चीज सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि वह एक जीनियस है। उसकी ये कॉन्फिडेंट बात उसके पापा को इम्प्रेस करती है, लेकिन उनका ध्यान तब टूट जाता है जब मेलन सीधा आती है और बात में शामिल हो जाती है। वह इम्प्रेस है कि वह तलवार को काबू कर पाया, लेकिन कहती है कि उनकी लड़ाई का रिजल्ट नहीं बदलेगा क्योंकि वह यकीन दिलाएगी कि आज उसका आखिरी दिन है। लड़ाई शुरू होती है मेलन के एक भारी स्विंग के साथ, जिससे क्रिस डिफेंसिव मोड में चला जाता है। उसकी स्पीड और ताकत एकदम अलग लेवल पे है, बिना किसी रुकावट के। क्रिस का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होने लगता है जब उनकी तलवार एक दूसरे से टकराती है। क्रिस की होली सोर्ड मेलन की तलवार की डार्क पावर को प्रभावित करती है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव बात यह है कि क्रिस तलवार के साथ शानदार तरीके से लड़ रहा है। वह असल में मेलन को पीछे धकेल रहा है, जिससे काउंट कजार को हैरानी होती है कि यह सब कैसे हो रहा है। मैरियन, जो बड़ी गौर से देख रही है, क्रिस के अटैक्स का प्रोसेस समझाती है। क्रिस हर सेकंड डीमन की एनर्जी को एडजस्ट कर रहा है ताकि होली सोर्ड का वापस रिएक्शन न झेले। लड़ाई से एकदम अलग होते हुए मेलन पूछती है कि क्या उसका ओपोनेंट अब उसके मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था। क्रिस मजाक में कहता है कि उसकी आंखें काफी तेज हैं। अब उसे पता है कि सोर्ड्समैनशिप के लिए एक स्टार्टिंग पोज चाहिए होता है फुल अटैक के लिए, जैसे एक डाउनवर्ड स्ट्राइक के लिए हाथ ऊपर करना पड़ता है और कंधे मूवमेंट दिखाते हैं। ये डिटेल चाहे प्रोफेशनल फाइटर हो या बिगिनर बदलता नहीं है। मेलन सब कुछ झोंक देने का फैसला करती है और एक अलग अप्रोच से उसे शॉक देती है। वह एक तरह की चाल चलती है जिससे वह क्रिस को रोक ले। हालांकि वह उसकी सोर्ड्समैनशिप का फायदा उठा रहा था, मेलन उसे याद दिलाती है कि वह एक मैजिशियन भी है, लेकिन यह भी उस पर ज्यादा असर नहीं करता क्योंकि क्रिस आसानी से उसके अटैक को एक प्यूरिफिकेशन आर्टिफैक्ट से हटा देता है और उसे अपने डैड का शुक्रिया अदा करना पड़ता है उस आर्टिफैक्ट के लिए। हालांकि काउंट कजार को याद भी नहीं कि उसने कब यह दिया था। क्रिस बताता है कि वह एक जबरदस्त चोर है तो कोई बात नहीं। इसके अलावा वह मानता है कि किसी का इक्विपमेंट भी उसकी स्किल का प्रूफ होता है। ये कहते हुए वह कुछ ऐसा फेंकता है जो हवा में धमाका करता है। मेलन का ध्यान भटक जाता है जब असली गोला उसके बिल्कुल सामने से आता है, बुरी तरह धमाका करता है और उसे तबाही में लपेट देता है। क्रिस को याद है कि उसने यह आर्टिफैक्ट भी खरीदा था, लेकिन उसे पता है कि इतना काफी नहीं है अपने ओपोनेंट को हराने के लिए। मेलन की सोर्ड से आग निकलकर क्रिस तक पहुंचती है। क्रिस न केवल उस अटैक को रोकता है बल्कि मुस्कुराते हुए उसकी वेपन को भी तोड़ देता है। जितनी देर यह लड़ाई चलती है उतना ही वह काउंट कजार को इम्प्रेस करता है। मेलन गोले के इफेक्ट से निकलती है और पागलों की तरह बताती है कि उसे इसमें बड़ा मजा आ रहा है। ये लड़की पागल हो गई है और उसे क्यूरियोसिटी है कि वह अगला अटैक कैसे हैंडल करेगा। यहाँ तक कि मैरियन भी उसे ऐसी हालत में देखकर डर जाती है, लेकिन क्रिस इस मोमेंट का भरपूर फायदा उठाता है, उसे अटैक करने देता है। जब वह मेलन के गले पर तलवार रखता है, लड़ाई जीत ली गई है। मेलन के लिए यह बड़ा शॉक है। मैरियन डिसअपॉइंट है और काजार सरप्राइज्ड है। बुरा लूजर बनने के बजाय मेलन बस एक बार स्माइल करती है। उसे समझ आता है कि क्रिस ने यह सब सिर्फ एक पॉइंट प्रूव करने के लिए किया। क्रिस अब अपनी बात का रिवॉर्ड मांगता है, लेकिन यह भी कहता है कि अगर वह उसकी खिदमत नहीं करना चाहती तो वह उसकी मर्जी की रिस्पेक्ट करेगा। मेलन सवाल करती है कि क्या उसके साथ रहने से उसे और भी एक्साइटिंग ड्यूअल्स मिलेंगे। क्रिस वादा करता है कि उन्हें ढेर सारी लड़ाइयां मिलेंगी और ऑफिशियली उसे अपना पार्टनर बना लेता है।
लड़ाई के बाद हम मैरियन का पर्सपेक्टिव देखते हैं, जिसने क्रिस के डार्क एनर्जी पर कंट्रोल न करने को नहीं भूला। उसे याद है कि उसका मास्टर ग्रेनेड भी कुछ पलों से ज्यादा नहीं झेल पाया था। होली स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए डार्क मैजिक की वेव्स को कॉन्स्टेंटली बदलना पड़ता है ताकि उसका रिजेक्शन इफेक्ट बाईपास हो, लेकिन प्रैक्टिकली या रियल कॉम्बैट में ये काफी मुश्किल काम है। यहाँ तक कि क्लैन हेड ने भी सोचा था कि शायद सिर्फ गेहना का डीमन या डिमोनिक ड्रैगन ही ऐसा कर सकता है। इस केस में क्रिस वही शख्स है। उसे देखकर जो उसकी लड़ाई में हुआ, मैरियन सोचती है कि शायद उसके पापा की ख्वाहिश अब पूरी हो सकती है। फिर हम देखते हैं ऑर्क शेफ्स जो क्रिस के सामने स्किलफुली स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हैं। उनकी स्किल्स कोई मजाक नहीं है और शेफ क्यूरियस है कि यंग मास्टर आज यहाँ क्यों आया है। लगता है क्रिस कुछ कुकीज बनाना चाहता है ताकि वो किसी को दे सके। उसके इस एटीट्यूड को देखकर शेफ को लगता है कि शायद क्रिस गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है, लेकिन क्रिस ऐसा नहीं चाहता। और भले ही शेफ उसके लिए कुकीज बनाने की ऑफर दे, लेकिन क्रिस कहता है कि इस बार वह सब कुछ खुद हैंडल करना चाहता है। क्रिस पर एकदम स्ट्रॉबेरी मश का स्प्लैश लगता है। ऑर्क्स बुरी तरह स्ट्रॉबेरीज को पीट रहे हैं, इतना कि क्रिस सोचने लगता है कि क्या यह असली खून है। आगे बढ़ते हुए हम क्रिस को अपनी ग्रेट आंट मैरियन को सी ऑफ करने आते देखते हैं। उसे पता था कि वह जाने वाली है और वह अलविदा कहना चाहता था। मैरियन इसकी बहुत कदर करती है। वह उसे एक गिफ्ट रैप्ड प्रेजेंट देता है। उसके अंदर डिलीशियस कुकीज हैं जो उसने प्यार से बनाए, जिससे मैरियन खुश हो जाती है। मैरियन को यह गिफ्ट सच में पसंद आता है और काउंट कजार को एकदम से समझ आता है कि उसका बेटा उससे मैरियन का फेवरेट स्नैक क्यों पूछ रहा था। पता चलता है वह छोटी छोटी चीजों में भी मास्टर मैनिपुलेटर है। मैरियन और भी शॉक हो जाती है यह सुनकर कि क्रिस ने खुद ये कुकीज उसके लिए बेक किए। एक बाइट लेती है और टेस्ट से एकदम बेहोश हो जाती है। क्रिस बहुत खुश है। बिल्कुल, उसकी आंट उसके इस जेस्चर के बदले में गिफ्ट देना चाहती है तो वह उसे कुछ भी मांगने को कहती है। ये वही मोमेंट था जिसका क्रिस को इंतजार था। क्रिस अपनी स्ट्रैटेजी को और गहरा करता है और रिक्वेस्ट करता है कि वह अब से उसकी असली आंट बन जाए, हालांकि वह पहले से ही ब्लड रिलेटेड है। मैरियन सोचती है कि क्या लड़के की इस बात के पीछे कोई गहरा मतलब है और उसे याद आता है कि क्रिस डार्क राइट रिचुअल में हिस्सा लेने वाला है। उसे समझ आता है कि वह अगले सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट में उसका सपोर्ट चाहता है। बदकिस्मती से वह उसे ऐसा फेवर नहीं दे सकती। बात यह है कि मेन फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव्स को रिजल्ट में अनबायस्ड रहना होता है। यह उनका एक ही रूल है। क्रिस आंट को बताता है कि वह असल में ऐसा नहीं चाहता, उसे बस अपनी आंट के साथ एक क्लोज रिश्ता चाहिए। मैरियन को यकीन नहीं होता कि इस लड़के के लफ्जों के पीछे कोई और इंटेंशन नहीं है। वह अपने क्यूट चेहरे के साथ ऑस्कर लेवल एक्टिंग करता है। उससे भीख मांगता है कि वह उसकी मदद करे। मैरियन को उसका यह स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड पसंद आता है और यह जानकर कि उसने उसके लिए डिलीशियस कुकीज बनाए, वह उसे पसंद करने लगती है। वह रिक्वेस्ट करती है कि अगले विजिट पर उसके लिए और कुकीज बनाए। काउंट कजार अपनी आंखों से एक आंसू पोंछता है। क्रिस अपनी आंट को कहता है कि अगर वह उसकी मदद नहीं करेगी जब जरूरत होगी तो वह टेस्ट खराब कर देगा। मैरियन मुस्कुराती है क्रिस को देखकर और आखिर में उसे ब्लैक शैडो नाइट्स ज्वाइन करने का मौका देती है। वह पहले से ही उसकी स्किल्स को मेलन के खिलाफ लड़ाई में देख चुकी है और उसमें बड़ी पोटेंशियल है, शायद एल्डर क्लैन हेड से भी ज्यादा। लेकिन इस पोटेंशियल को बाहर लाने से पहले उसके ओपोनेंट उसे काफी परेशानी देंगे। मैरियन को उस डार्क फ्यूचर की चिंता है, जबकि क्रिस बताता है कि उसे मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक वह अपने रास्ते के हर्डल्स को जीत सकता है। उसके इनविटेशन के बावजूद क्रिस अपनी जीत पर कॉन्फिडेंट है और उसे यकीन दिलाता है कि वह जीतेगा। उसके पर्सपेक्टिव से यह कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट खतरनाक है, लेकिन वह जानती है कि वह एक एक्सेप्शन है और शायद सच बोल रहा है, इसलिए वह उसे रोक नहीं सकती। मैरियन अपने हॉर्स पर चढ़ती है और क्रिस को आखिरी सलाह देती है। उसे वार्निंग देती है उस फर्स्ट यंग लेडी के खिलाफ। जूलियन सबसे आसान लगती है ओपोनेंट के तौर पर, लेकिन मैरियन उसे एशिड से भी ज्यादा सीरियस लेती है और कहती है कि उसे जल्दी ही समझ आएगा क्यों। क्रिस उसकी सलाह को अप्रिशिएट करता है और उसे अलविदा कहता है। सीन खत्म होती है जब मैरियन अपने नेफ्यू के बारे में पॉजिटिव सोच के साथ अलविदा कहती है। अपने कमरे में वापस क्रिस एक सोच में डूबा है। मैरियन और उसके फादर दोनों ही कॉम्पिटेंट 6 स्टार लेवल वॉरियर्स थे, लेकिन उसे अभी तक उनके ग्रेट वॉर में कंट्रीब्यूशन या उनके रोल के बारे एंटीपैथी नहीं पता। मैजिक एम्पायर में काफी फाइटर्स थे और उसका अंदाजा है कि यह नंबर काफी होगा ताकि फोर्सेस ऑफ लाइट को सीरियस ट्रबल हो, लेकिन वह अपने पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहता। अभी के लिए उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनने की चाहत है। अगली सीन में वह अपने पापा के साथ एक मीटिंग में है, जिन्होंने अपने बेटे को बात करने के लिए बुलाया, लेकिन उसे पूरा झटका लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि क्रिस पहले से ही 2 स्टार लेवल तक पहुंच चुका है।